नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 361। अचानक हमला। जीवन को थोड़ी उलझन हुई जब उसने देखा कि कृष उसे जाने से रोक रहा है। अब यह उनके लिए कार से बाहर निकलने और प्रेत के पास जाने का मौका था। वे एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकते थे जहां से वे देख सकते थे कि बंधक को बचाने का कोई मौका है या नहीं। साथ ही यह उनके लिए कार से बाहर निकलने का भी एक अच्छा अवसर था, ताकि अगर दुश्मन ने उस कार को नष्ट करने का फैसला किया जिसमें वे वर्तमान में थे, तो वे बच सकें। जीवन के चेहरे पर उभरी उलझन के जवाब में कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह उनके सामने खड़ी कार को देखता रहा। लेकिन इसके अलावा उसकी सभी इंद्रियां सक्रिय थीं, जो अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दे रही थीं। उसे यकीन नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे यकीन था कि जो खतरा उन्होंने पाया था उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा था। यहाँ निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जो सामान्य से परे था, और इस बात की संभावना थी कि कोई उत्परिवर्ती हो। बस कृष को इस बात का यकीन नहीं था, इसलिए उसने कार के अंदर ही रहने का फैसला किया जब तक कि उसे यकीन न हो जाए कि उसे जो एहसास हो रहा था वह कहाँ से आ रहा था। दूसरी ओर जीवन लगातार इस बात से उलझन में था कि कृष उसे जाने से रोकने के बावजूद कुछ नहीं बोल रहा था। उसने कार की ओर देखा और थोड़ा चिंतित था। इस बात की संभावना थी कि जो भी व्यक्ति इस समय कार चला रहा था वह भाड़े के सैनिकों में से एक था, और चूंकि वे कार लेकर यहाँ आए थे, इसलिए एक और संभावना थी कि उसके दोस्त इस समय यहाँ मौजूद थे। हो सकता है कि यह एक घात था जो उससे और ईगल टीम के अन्य सदस्यों से निपटने के लिए बनाया गया था। और फिर भी एक और संभावना थी कि यह एक जाल नहीं था, बल्कि यह कि लक्ष्य से पहले ही निपटा जा चुका था। लेकिन ये देखते हुए कि वहां लोग निगरानी कर रहे थे, भाड़े के सैनिक के लिए हत्या करने के बाद भाग पाना मुश्किल था। शायद यही कारण था कि उन्होंने शहर से बाहर निकलने तक इतनी दूर तक गाड़ी चलाने का फैसला किया था। शहर से बाहर होने पर भाड़े के सैनिकों के लिए भागना काफी आसान था। आखिरकार शहर के अंदर पुलिस और अन्य बल उनका पीछा नहीं करेंगे। जीवन को अपनी सारी संभावनाओं के बावजूद कार से बाहर निकलना था, लेकिन उसने कृष पर भरोसा करने का फैसला किया। उसे यकीन नहीं था कि कृष उसे किसी को बचाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इस समय कृष उसे कार से बाहर निकलने से क्यों रोक रहा था, इसके पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए था। इसके अलावा चूंकि कृष चुप था और उसका चेहरा बहुत गंभीर था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ महसूस कर लिया है। जीवन को पहले ही पता चल चुका था कि कृष खतरे के प्रति बेहद संवेदनशील है। जब वे दोनों साथ में पहली बार मिशन पर गए थे, उस समय कृष ने उसे लगातार 3 बार बचाया था। तो जाहिर है, चूंकि कृष ने उसे कार से बाहर निकलने से रोका था, इसलिए खतरा हो सकता था। बस वह उलझन में था, सोच रहा था कि क्या कार में बैठे रहने से वे अपनी जान को ज्यादा खतरे में नहीं डाल रहे हैं। आखिरकार अगर कार में विस्फोट हो गया तो वे यहीं मर जाएंगे। लेकिन अगर वे चले गए तो एक मौका था कि वे अपने आसपास की वनस्पति का उपयोग करके छिप सकते थे और ईगल टीम के बाकी सदस्यों से सहायता की प्रतीक्षा कर सकते थे। कृष को नहीं पता था कि जीवन उस समय क्या सोच रहा था। वह बस उस भावना पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो उसे मिल रही थी और उसका स्रोत खोजने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसे लगा कि भावना की सामान्य दिशा को महसूस करने के बावजूद वह ये पता लगाने में असमर्थ था कि वह भावना वास्तव में कहाँ से आ रही थी। इसके अलावा वह ये भी नहीं बता पा रहा था कि उसके और उस नज़र के मालिक के बीच कितनी दूरी है जो उसे वह भावना दे रही थी। कृष का मानना था कि जो भी उसे देख रहा था वह आसपास ही था। ये बात उसने अपनी जान पर हुए पिछले हमले से सीखी थी। अचानक कृष को खतरे का एहसास हुआ। उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज थी कि पिछली बार की तरह उस पर हमला होने वाली किसी भी चीज को पहचान नहीं पाए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उस पर हमला हो रहा है। कृष को जब लगा कि कोई खतरा आ रहा है, उसके कुछ ही पल बाद कार अचानक विकृत होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से दबाव डालकर कार को दबाने की कोशिश कर रहा हो। अरे यह क्या बकवास है। जीवन को इतना झटका लगा कि वह जोर से गाली देने लगा। जाहिर है ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ अनुभव किया था। अगर कार की छत ही नीचे की ओर दब रही होती तो उसे इतना आश्चर्य नहीं होता। बस उसे ऐसा महसूस हुआ कि न केवल ऊपर से दबाव आ रहा था, बल्कि उसके पास का दरवाजा भी अचानक सिकुड़ने लगा था, अंदर की ओर बढ़ने लगा था और उसे कार के अंदर और भी अंदर धकेलने लगा था। और कार की विंडस्क्रीन से उसे पता चला कि कार का बोनट भी उखड़ने लगा है। उसे लगा कि यह सब कुछ कल्पना से निकला हुआ है। ये कैसे संभव था कि कार संकुचित हो रही थी?
क्या ऐसा हो सकता है कि वे किसी तरह ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां कुछ अलौकिक था, जिसके कारण कार गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो गई जो अस्थिर था। लेकिन जब उसने सामने की प्रेत कार को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसका मतलब था कि यह उन पर हमला था। आखिर उन पर हमला करने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था? जीवन के मन में कई विचार आए। वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जब उसने देखा कि क्रिश शांत था तो उसे आश्चर्य हुआ। उस पल वह भी किसी तरह प्रभावित हुआ और शांत हो गया। कम से कम इस पल वह सही दिशा में सोचने लगा। दूसरी ओर क्रिश ने तुरंत ही प्रतिक्रिया व्यक्त की जब उसने देखा कि कार दब रही है। इस समय उसने अपने शरीर के भीतर महसूस किया कि एक अजीब सी शक्ति है जो इस समय कार को घेरे हुए है। क्रिश को अपने शरीर के भीतर से आ रही इस अनुभूति के बारे में निश्चितता नहीं थी, लेकिन उनका मानना था कि शायद यह उनके जीन से संबंधित था जो उस समय सक्रिय हो गए थे और उन्हें एक क्षमता प्राप्त हो गई थी। इस समय जब क्रिश ने कार के चारों ओर देखा तो उसने पाया कि कार के चारों ओर एक लगभग अदृश्य धुंध जैसी चीज थी। ये धुंध ही थी जो कार को दबा रही थी और उन दोनों को कार के अंदर कुचलना चाहती थी। क्रिश ने प्रतिक्रिया करते हुए आगे बढ़कर अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का इस्तेमाल किया। इसी समय उसे एहसास हुआ कि जिस क्षण उसने अपनी क्षमता को सक्रिय किया, ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से धुंध निकल रही हो। ये धुंध कार के अंदर फैल गई और अंदर से दबाव डालना शुरू कर दिया। इसके साथ ही इसने बाहर से पड़ने वाले दबाव का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया, जिससे कार दबने से बच गई और कार के अंदर बैठे दोनों लोग कुचले नहीं गए। क्रिश को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कि बाहर से जो दबाव पड़ रहा था वह उसके दबाव जितना मजबूत नहीं था। उसे लगा कि अगर वह चाहे तो अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके और बाहर से आने वाले दबाव को खत्म करके आसानी से कार को नष्ट कर सकता है। लेकिन क्रिश ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने दोनों दबावों के बीच संतुलन बनाए रखा, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि कार अब और खराब नहीं हो रही है। और जब जीवन ने देखा कि कार अब और दबाव नहीं डाल रही है तो उसे आखिरकार राहत मिली। बस उसे थोड़ा झटका लगा था और उसे अपना संयम वापस पाने में काफी समय लग रहा था। उसने क्रिश की ओर देखा और पाया कि इस दौरान क्रिश शांत था। वह अभी भी वहीं बैठा था जैसे कुछ हो ही न रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि क्रिश को पहले से ही इस तरह की घटना होने का अनुमान था? क्या उसे पहले से ही पता था कि दबाव काफी समय तक बना रहेगा, उसके बाद वह गायब हो जाएगा? आखिर वह किस तरह का भाव था? वह ऐसी किसी बात का पूर्वानुमान कैसे लगा पाया? जीवन के मन में कई सवाल घूम रहे थे। अचानक क्रिश की आंखें झुक गईं। इस पल उसे लगा कि खतरे का जो एहसास उसे पहले हो रहा था वह पहले ही गायब हो चुका है। यह उस पल गायब हो गया जब उसने कार को दबने से बचाने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता को सक्रिय किया। फिलहाल क्रिश को पता था कि जो भी हमला कर रहा था वह वास्तव में एक म्यूटेंट था। यही कारण था कि उन पर हमला किया जा रहा था और यह स्पष्ट था कि जो भी हमला कर रहा था उसके पास टेलीकिनेसिस क्षमता भी थी। बैंग बैंग बैंग! अचानक उन दोनों को किसी चीज के जमीन पर जोर से टकराने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई विशालकाय प्राणी उनकी ओर बढ़ रहा था। क्रिश की सुनने की क्षमता बहुत तेज थी, इसलिए वह पहले ही बता सकता था कि आवाज किस दिशा से आ रही है। उसने ड्राइवर की सीट की खिड़की से बाहर देखा जहां वह उस समय था और उसे एहसास हुआ कि कोई आकृति आ रही है। ये देखते हुए कि यह मेरा समय था, क्रिश दूसरे पक्ष की शक्ल नहीं पहचान पाया। हालांकि उसकी दृष्टि में सुधार हुआ था, लेकिन यह उस हद तक नहीं था कि वह अंधेरे में देख सके। बस इतना ही था कि वह अभी एक व्यक्ति की आकृति देख पा रहा था जो उसकी ओर आ रहा था। यह व्यक्ति काफी भारी भरकम और लंबा था, लगभग 2.1 मीटर लंबा, और इस व्यक्ति से भारी कदमों की आवाज आ रही थी। अध्याय 362 उजागर। क्रिश उस व्यक्ति को देखकर काफी शांत था जो उसके करीब आ रहा था। इसके पीछे कारण यह था कि दूसरी तरफ से खतरे का एहसास होने के बावजूद यह उस स्तर तक नहीं था कि वह पूरी तरह से खतरनाक लगे। क्रिश ने इस भावना पर भरोसा करना सीख लिया था जो उसे हमेशा समय समय पर होती रहती थी। पहली बार उसे यह एहसास तब हुआ था जब वह उस व्यक्ति से मिला था जो लक्ष्मण साथी के साथ था। और अब साथी परिवार के इतिहास और पृष्ठभूमि को जानने के बाद क्रिश को समझ में आ गया कि उस समय उसे जो एहसास हुआ था वह सच था। अगर ऐसा हुआ कि वह व्यक्ति वास्तव में एक उत्परिवर्ती था तो अपने मध्यम स्तर के युद्ध कौशल के साथ भी उसके लिए उसके खिलाफ लड़ना असंभव होने वाला था। वास्तव में अगर वह आदमी वास्तव में उसे मारना चाहता तो क्रिश अब तक मर चुका होता। और उस समय उसे जो एहसास हुआ था और जो उसे इस समय हो रहा था उसे जोड़ते हुए क्रिश समझ गया कि उस समय उसे जो खतरा महसूस हुआ था वह उस समय महसूस किए गए खतरे से कहीं ज्यादा था। खैर, किसी को यह समझना होगा कि इसका मतलब यह नहीं था कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर था जिसका वह इस समय सामना कर रहा था।
भले ही कृष को पहले मिले दूसरे व्यक्ति की शक्ति के स्तर के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन इस बात की संभावना थी कि वह व्यक्ति यहाँ इस आदमी से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन यह भी संभव था कि वह कमजोर था। आखिरकार उस समय कृष उतना मजबूत नहीं था जितना कि वह अभी है। इसका मतलब यह था कि अगर वह उस समय उस आदमी से मिलता तो इस बात की संभावना थी कि उसे वैसा एहसास न हो जैसा उसे तब हुआ था। जीवन ने भी देखा कि कोई चीज उनकी ओर आ रही थी। वह अपनी भौहें सिकोड़े बिना नहीं रह सका। उसे नहीं पता था कि वह क्या चीज थी जो उनकी ओर आ रही थी, क्योंकि उस समय अंधेरा था। लेकिन उनका मानना था कि जो भी उनके पास आ रहा था वह अच्छा नहीं था। अगर वह हाथी निकला तो अगर वे कार में बैठे रहे तो उन्हें परेशानी होगी, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। आखिरकार रेजी शहर के ठीक बाहर स्थित इस जंगल में हाथी आसानी से नहीं मिल सकते थे। विशेष इकाई के सदस्य के रूप में जाहिर है कि उन्हें इस प्रांत के बारे में जानकारी थी। वह विभिन्न शहरों के आसपास के जंगलों में पाए जाने वाले जानवरों की प्रजातियों को समझते थे। यही कारण था कि उन्हें पूरा भरोसा था कि हाथी के यहाँ होने की संभावना कम थी। इसके अतिरिक्त उन पर किए गए पिछले हमले से हालांकि उन्हें इसका स्रोत समझ में नहीं आया था, उनका मानना था कि संभवतः भाड़े के सैनिकों का एक समूह उन पर हमला करने के लिए उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा था। जहां तक उनके सामने वाले प्रेत के दरवाजों की बात है, तो उस कार के दरवाजे बिल्कुल नहीं खुले। इसका मतलब यह था कि लक्ष्य का अपहरण करने वाला भाड़े का सिपाही और लक्ष्य दोनों ही उस कार के अंदर थे। जहां तक उन दो लोगों की स्थिति का सवाल है, ये बताना मुश्किल था। एक संभावना यह थी कि लक्ष्य पहले ही मारा जा चुका था, लेकिन एक और संभावना यह भी थी कि लक्ष्य अभी भी जीवित हो। फिर भी जीवन को बस यही उम्मीद थी कि लक्ष्य अभी भी जीवित हो। कृष्ण ने केवल उस आकृति को देखा जो कुछ दूरी पर आ रही थी, फिर उसने अपना ध्यान उनके आसपास किसी भी हलचल को देखने पर केंद्रित कर लिया। और इस समय भले ही वह धीमी थी, उसने एक बातचीत सुनी। यह एक पुरुष और एक महिला के बीच की बातचीत थी। पहला व्यक्ति जिसे उसने बोलते हुए सुना वह एक पुरुष था। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम वास्तव में एक उत्परिवर्ती के साथ काम कर रहे थे, और यह एक ऐसा उत्परिवर्ती है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना है, और ऐसा लगता है कि इस उत्परिवर्ती को किसी बल के तहत पंजीकृत नहीं किया गया था। आप क्या सोचते हैं? उन्होंने हम तीनों को यहाँ भेजा है सिर्फ इस तथ्य से कि आपकी क्षमता उस कार को दुर्घटनाग्रस्त करने में सक्षम नहीं थी। ये स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति से हम इस समय निपट रहे हैं वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। क्या आप इसका जिक्र नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से खुश हूं कि मैं उस कार को नष्ट नहीं कर पाया। हो सकता है कि उसके पास कुछ ऐसा हो जो मेरी क्षमता का मुकाबला कर सके। देखते हैं कि स्टील उससे कैसे निपटता है। वह आदमी एक मांसपेशी वाला व्यक्ति है। वह मांसपेशियों से भरा हुआ है, भले ही वे वर्तमान में स्थिर हो गए हों। लेकिन उसकी गति के साथ उसे लक्ष्य को हिट करने के लिए एक ही स्थान पर रहने की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि भले ही मैं उसके जितना मजबूत नहीं हूं, लेकिन वह मुझे हरा नहीं सकता। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम उसे हरा सकते हो। तुम्हारे पास उससे निपटने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है, और एक बार जब वह शांत हो जाता है तो उसका बचाव अविश्वसनीय होता है। तुम्हारे उन कमजोर हमलों के साथ तुम उसे खरोंच भी नहीं सकते। हंफ, ये तो वही स्थिति है जैसे केतली बर्तन को काला कह रही हो। तुम में और मुझ में कौन ज्यादा कमजोर है? मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक ही मुक्का मारकर तुम्हें हरा सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने करीब आने दूंगा? अगर तुम मुझ पर हमला करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे मेरे करीब आने से पहले ही आसानी से तुमसे निपट लूंगा। क्या तुम्हें यकीन है? तुम हमेशा मुझसे लड़ने से बचते रहे हो। क्यों ना हम अब ये कोशिश करें? मुझे पूरा यकीन है कि स्टील उस आदमी से काफी समय तक निपट पाएगा, भले ही वह उसे मार ना पाए। हम दूरी का उपयोग करके पता लगा सकते हैं कि कौन अधिक शक्तिशाली है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, और चूंकि तुम पहले ही असफल हो चुके हो, इसलिए हमें इस बार तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी हरा दूंगा, फिर जाकर उस बदमाश से निपटूंगा। क्या तुम मुझे नीची नज़र से देख रहे हो? अगर हम इस समय किसी मिशन पर नहीं हैं और हम असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकते तो मैं तुम्हारा मनोरंजन करता। अरे, बस इतना कह दो कि तुम्हें लड़ने से डर लगता है। तुम्हें ये बेकार के बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृष बस इतना ही सुन पाया, लेकिन वह उन दोनों के बीच की बाकी बातचीत नहीं सुन सका। हालांकि वह सुन सकता था कि वे लगातार बात कर रहे थे। इस समय उसे पहले से ही समझ में आ गया था कि हमला करने के लिए 3 लोग आए हैं। उनमें से एक के पास स्पष्ट रूप से उसकी तरह ही टेलीकिनेसिस क्षमता थी, जो दूर से हमला करने में सक्षम थी। ये निश्चित रूप से वह व्यक्ति था जिसने पहले हमला किया था। जहां तक अगले व्यक्ति की बात है जो जमीन को थोड़ा हिला रहा था, ये स्पष्ट था कि यह स्टील नाम का व्यक्ति था।
जहां तक महिला का सवाल है, ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक ऐसी क्षमता थी जिससे वह अपनी गति बढ़ा सकती थी। ये वह गति थी जिसका इस्तेमाल वह लक्ष्य को जितनी जल्दी हो सके मारने के लिए कर रही थी, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें। क्रिश उस समय सीधे उस व्यक्ति को देख रहा था जो उसकी ओर देख रहा था। स्टील नाम का यह आदमी आया था, लेकिन उसने तुरंत हमला नहीं किया। इसके बजाय वह वहीं खड़ा रहा, कार को देखता रहा। फिलहाल कार की खिड़की खुली हुई थी, जिससे वह व्यक्ति कार के अंदर साफ साफ देख पा रहा था। यही कारण था कि वह व्यक्ति कार के अंदर बैठे क्रिश और जीवन को देख रहा था। क्रिश को आखिरकार उस व्यक्ति का रूप दिखाई दिया जो उसके पास आया था। यह एक आदमी था जिसने एक बनियान पहन रखी थी जो उसके लिए काफी छोटी लग रही थी। यह उसके शरीर पर फिट होने के बारे में नहीं था, बल्कि लंबाई के हिसाब से यह काफी छोटी लग रही थी। इस व्यक्ति का रंग पूरी तरह चांदी जैसा था, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी। क्रिश को आंखों के बारे में निश्चित नहीं था, क्योंकि कार की हेडलाइट से मिलने वाली रोशनी में वह कार के किनारे खड़े इस व्यक्ति की आंखें साफ नहीं देख पा रहा था। खैर, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसा लगता है कि यह सच है कि आप एक उत्परिवर्ती हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इस तथ्य से आश्चर्यचकित नहीं हैं कि मेरे जैसा एक उत्परिवर्ती आपको मारने के लिए यहाँ है। स्टील ने इतनी कर्कश आवाज में कहा कि इससे क्रिश के दांत लगभग दुखने लगे। ये शब्द सुनकर जीवन को बहुत झटका लगा। क्रिश वास्तव में एक उत्परिवर्ती था, और ऐसा लग रहा था कि यह आदमी यहाँ क्रिश को निशाना बना रहा था। आखिर क्या हो रहा था? उन्हें जो जानकारी मिली थी उससे यह स्पष्ट था कि यह एक छोटा सा भाड़े का गिरोह था जो एक व्यवसायी को निशाना बना रहा था। अचानक ये कैसे किसी और समूह में बदल गया जो क्रिश को निशाना बना रहा था? इसके अलावा क्रिश के उनके अंगरक्षक होने की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। इससे पता चलता है कि क्रिश की विशेष इकाई के सदस्यों के अलावा केवल कुछ उच्च पद वाले लोगों को ही इसके बारे में पता था। एक म्यूटेंट। क्रिश वास्तव में एक म्यूटेंट था। जीवन को इस बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन साथ ही जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे यह बात काफी तार्किक लगी। आखिरकार क्रिश ने अब तक जो क्षमताएं दिखाई थीं, उनसे पता चलता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। क्या यही कारण नहीं था कि वह क्रिश के बारे में जानकारी पाने की कोशिश में आगे बढ़ा था, और पागलपन की हद तक जाने के बाद भी उसे कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जिससे वह संतुष्ट हो सके? ये स्पष्ट था कि क्रिश एक म्यूटेंट था, और यही कारण था कि उसके बारे में जानकारी छिपाई गई थी। क्रिश को जीवन के हाव भाव की परवाह नहीं थी। इस समय उसे समझ आ गया था कि वह अब म्यूटेंट है और अब ये बात छुपने वाली नहीं थी। इसलिए वह आगे बढ़ा और कार के दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन पहले से लगाए गए दबाव के कारण उसके लिए दरवाज़ा खोलना असंभव था। लेकिन केवल दबाव डालकर क्रिश ने आसानी से कार का दरवाजा तोड़ दिया और उसे देख रहे दो लोगों की चौंकती निगाहों के सामने कार से बाहर निकल गया। अध्याय 363 चौंकाने वाला एक। दोनों लोगों ने क्रिश से ऐसी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद स्टील ने जब ये देखा तो वह मुस्कुराने में कामयाब हो गया। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था। मुझे नहीं पता कि आपने पहले हमले को रोकने के लिए किस विधि का उपयोग किया था, लेकिन इस बार आपने वास्तव में अपनी क्षमता को उजागर कर दिया है। ऐसा लगता है कि आप एक उत्परिवर्ती हैं जिसकी ताकत में सुधार हुआ है, स्टील ने कहा, और उसने क्रिश को उत्सुकता से देखा। दूसरी ओर क्रिश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय वह वर्तमान में छिपे हुए दो लोगों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों ने खुद को उजागर नहीं किया था, बस उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि क्रिश की सुनने की शक्ति सामान्य नहीं थी। हालांकि वे काफी दूर थे और क्रिश आसानी से बता सकता था कि वे किस दिशा में हैं, फिर भी उसने उस दिशा की ओर नहीं देखा। उसे समझ में आ गया कि उनकी ओर देखकर वह उन्हें सचेत कर देगा और उन्हें बताएगा कि उसे उनकी मौजूदगी के बारे में पहले से ही पता है। फिलहाल वह अपनी पूरी क्षमता के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए उनके लिए बेहतर यही था कि वे उसे कम आंकते रहें और उसी समय उस पर हमला न करें। इस तरह वह दूसरों से निपटने से पहले उनमें से एक से निपटने में सक्षम होगा। यदि वे एक ही समय में उस पर हमला करें और यह पता चले कि वह उन सभी से एक ही समय में निपटने में सक्षम नहीं है, तो चीजें थोड़ी अधिक जटिल हो जाएंगी। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से जीवन के बारे में चिंतित था। वर्तमान में वह जीवन के अंगरक्षक के रूप में यहाँ था, लेकिन किसी ने उसे निशाना बनाया था जिससे जीवन भी परेशानी में आ गया था। यह ऐसा कुछ था जो एक अंगरक्षक को नहीं करना चाहिए था। वास्तव में यह इसके विपरीत होना चाहिए था, लेकिन वह क्या कर सकता था? क्रिश के दुश्मन थे और यह अपरिहार्य था कि उसे उनका सामना करना पड़ेगा, और ऐसा लग रहा था कि उसे अभी से ही उनका सामना करना पड़ेगा।
क्रिश को बस यही उम्मीद है कि उसे एक ही समय में उन सभी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ताकि उसे अभी की तुलना में थोड़ा और विकसित होने के लिए थोड़ा और समय मिल सके। लेकिन वह समझ गया कि यह थोड़ा मुश्किल होने वाला था, खास तौर पर इस दिन के बाद। ऐसा नहीं था कि वह इन तीनों को उसे मारने देगा, और अगर वह उन पर हावी हो गया तो वह जाहिर तौर पर उन्हें जाने नहीं देगा। जो कोई भी उसे मारने की कोशिश करेगा, क्रिश बदले में उसे मार देगा। साम्राज्य के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। जब क्रिश ने कोई जवाब नहीं दिया तो स्टील को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसने बस आगे कहा, मैं काफी उत्सुक हूँ। हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है? हालांकि तुम्हें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तथ्य के अलावा कि मैं मजबूत हूँ, मेरी रक्षा भी ज्यादा मजबूत है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अपने नंगे हाथों से संभाल सको। क्रिश स्टील की कर्कश आवाज से थोड़ा चिढ़ गया था। ऐसा लग रहा था कि इस आदमी के इस रूप में बदल जाने के बाद उसकी आवाज भी प्रभावित हुई थी। यही कारण था कि उसकी आवाज उन्हें खरोंचने जैसी लग रही थी। क्रिश स्पष्ट रूप से ये सुनने को तैयार नहीं था कि यह आदमी क्या कह रहा था। इसके बजाय वह उन दो अन्य लोगों पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था जो बात कर रहे थे। वे उसे इस बारे में बहुमूल्य जानकारी दे रहे थे कि वह किस समस्या से जूझ रहा था। बस अब तक भले ही वे दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन वे किसी महत्वपूर्ण बात पर बात नहीं कर रहे थे। और क्रिश द्वारा कार का दरवाजा तोड़ने से जो शोर मचा था, उसके बाद भी उन दोनों ने उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस लड़के पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि वे एक जोड़े की तरह मजाक करते रहे कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है। दूसरी बार नजरअंदाज किए जाने पर स्टील खुश नहीं था, इसलिए उसने घुरघुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम मुझे नीची नज़र से देख रहे हो। मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें मारने के इरादे से तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम उस पर कैसे ध्यान दो। स्टील के ये शब्द कहने के तुरंत बाद उसने तुरंत हमला कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और फिर क्रिश के चेहरे पर मुक्का मारा। अपनी ऊंचाई को देखते हुए वह क्रिश की ओर देख रहा था जो उससे छोटा था, और वह जगह जहां वह आसानी से हमला कर सकता था वह स्पष्ट रूप से चेहरा था। इसके अलावा स्टील का मानना था कि अगर उसका हमला जमीन पर हुआ तो वह क्रिश के सिर को टुकड़ों में उड़ाकर उसे मौके पर ही मार सकता था। इसके साथ ही वह सिर्फ एक हमले में एक म्यूटेंट को मारने का दावा कर सकता था। क्रिश ने तुरंत ही उस पल को पहचान लिया जब उस आदमी ने हमला किया था। चूंकि वे दोनों अब किसी महत्वपूर्ण बात पर बात नहीं कर रहे थे, इसलिए क्रिश ने उन दोनों की बातों पर ध्यान न देने का फैसला किया, लेकिन फिर भी उसने उनकी हरकतों पर ध्यान देना सुनिश्चित किया। जहां तक उस हमले की बात है जो उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था, क्रिश घबराया नहीं। इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी थी कि उसे लगा कि यह हमला धीमा था। एक हफ्ते पहले उस पर जो छिपकर हमला किया गया था, उसकी तुलना में क्रिश के लिए प्रतिक्रिया करना आसान था। उसने बस अपना सिर एक तरफ घुमाया और आसानी से बड़े घूंसे से बच निकला। उसके तुरंत बाद क्रिश ने उस हाथ को पकड़ लिया जिसका इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए किया गया था, फिर अपनी ताकत लगाई और उसे खींचा। जैसे ही उसने गाड़ी खींची, उसने अपनी पीठ को थोड़ा सा आगे की ओर खिसका लिया तथा अपनी पीठ को कार की ओर से दूसरी ओर, कार के पीछे की ओर कर लिया। स्टील ने कभी नहीं सोचा था कि क्रिश की गति इतनी तेज होगी। उसने सोचा था कि चूंकि क्रिश में भी अविश्वसनीय ताकत है, इसलिए वह भी उसके जितना ही धीमा होगा। इसके बाद वे दोनों हाथापाई में लग जाते, एक दूसरे पर मुक्का बरसाते, ये देखने का प्रयास करते कि कौन दूसरे पर भारी पड़ता है, या कौन दूसरे पक्ष से अधिक शक्तिशाली है, या किसकी रक्षा पंक्ति अधिक मजबूत है, या दोनों। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसे अचानक लगा कि कोई जबरदस्त ताकत उसे खींच रही है। अचानक उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और उसने पाया कि वह हवा में उड़ गया है। और इससे पहले कि वह एक भी शब्द बोल पाता, वह अचानक पीठ के बल जमीन पर गिर पड़ा, जिससे जमीन जोर से हिलने लगी। उसी समय उसके नीचे की जमीन भी उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए बल और उसके अपने वजन से तुरंत ही ढह गई। क्रिश ने देखा कि स्टील जमीन पर पड़ा था, जबकि उसी समय उसने अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके बाकी दो लोगों पर ध्यान दिया। उसने देखा कि उन दोनों ने कुछ नोटिस किया था और वे इस समय उसके और स्टील के बीच हो रही लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। दूसरी ओर स्टील को जमीन पर पटकने से ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि उसका शरीर स्टील में बदल गया था और उसकी रक्षा करने की क्षमता बहुत अच्छी थी। वह किसी तरह जमीन से उठकर क्रिश की ओर देखने लगा। इस समय उसने तुरंत इस लड़ाई को गंभीरता से लेने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि यह प्रतिद्वंद्वी उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। ये स्पष्ट था कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लड़ रहा था। इसके अलावा उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी कितना ताकतवर है। चूंकि उसका शरीर स्टील में बदल गया था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसका वजन भी बढ़ गया था,
अब उसका वजन लगभग 1 टन हो गया था। क्या यह आदमी इतना ताकतवर था कि 1 टन वजन उठा सकता था? अगर ऐसा था तो ये स्पष्ट था कि उसकी ताकत उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। लेकिन स्टील को इस समय इस बात की परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसे इस बात की परवाह थी कि उसे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी जब उसे आसानी से नीचे गिरा दिया गया था, जबकि वहां दूसरे लोग भी थे जो उसे देख रहे थे। जब वह हमला करने के लिए आ रहा था तो उसने आसानी से दावा किया था कि वह क्रिश को आसानी से हरा देगा। लेकिन अब यह स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं होने वाला था। मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। स्टील, जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य से क्रोधित था कि उसे आसानी से जमीन पर पटक दिया गया था, उसने क्रिश को ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा। बैंग बैंग बैंग। ये शब्द कहने के तुरंत बाद वह अपने भारी कदमों से क्रिश के पास पहुंचा। उसकी गति स्पष्ट रूप से इतनी बड़ी काया से किसी की अपेक्षा से कहीं अधिक थी, लेकिन फिर भी एक म्यूटेंट के लिए ये काफी धीमी थी, खासकर क्रिश जैसे व्यक्ति के लिए जिसने कई शारीरिक वृद्धि वाली गोलियां लेने के बाद अपने सभी मापदंडों में सुधार किया था। क्रिश को समझ में आ गया था कि उन्हें कार से कुछ दूरी पर लड़ना होगा, लेकिन उसे ऐसी स्थिति में रहना होगा कि अगर कोई और हमला करने की कोशिश करे तो वह बीच बचाव कर सके। इस तरह अगर कोई जीवन पर हमला करने की कोशिश करता है तो वह उसकी रक्षा कर सकेगा। साथ ही कार से दूर रहकर वह कार को टक्कर लगने से बचा सकता था और जीवन को इस स्थिति में घायल होने से बचा सकता था। जाहिर है कि एक अंगरक्षक के तौर पर यह उसके लिए गैर जिम्मेदाराना होगा। जब स्टील की ओर से दूसरा मुक्का आया, जो स्पष्ट रूप से पिछले मुक्के से अधिक तेज था, तब भी क्रिश को लगा कि उन दोनों के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। उसने एक बार फिर अपना सिर एक तरफ मारकर खुद को बचा लिया, लेकिन किसी तरह इस आदमी ने तुरंत ही मुक्का मारने की बजाय क्रिश के कंधे पर वार करना शुरू कर दिया। क्रिश ने तुरंत प्रतिक्रिया की, स्टील के पास जाकर उन दोनों के बीच की दूरी कम कर दी। ऐसा करके वह हमले को चकमा देने में सक्षम था और साथ ही उसने स्टील की हिम्मत की ओर मुक्का मारा। टकराना। जैसे ही उसका हमला हुआ, जंगल में अचानक विस्फोट की आवाज गूंज उठी। अध्याय 364 चौंकाने वाला दो। ध्वनि के तुरंत बाद स्टील अचानक पीछे की ओर उड़ गया, पेड़ों से टकराता हुआ। अंततः क्रिश जहां था उससे दसियों मीटर दूर जाकर रुक गया। उसके तुरंत बाद वहां पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, कोई भी बोल नहीं पा रहा था। केवल जीवन की सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। उसने उस आदमी को यह दावा करते हुए सुना था कि क्रिश एक म्यूटेंट है, और क्रिश ने उसका खंडन नहीं किया। और अब उन दोनों के बीच की लड़ाई को देखकर उसे आखिरकार समझ में आ गया कि म्यूटेंट क्या होता है। उसने सिर्फ म्यूटेंट के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने डरावने होंगे। ऐसी ताकत कुछ ऐसी थी जो सामान्य से बहुत अलग थी। ये सच था कि क्रिश और स्टील के बीच लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली थी, लेकिन फिर भी जीवन वह सब देख पाया जो उसने उन काल्पनिक फिल्मों के अलावा कभी नहीं देखा था। और जब क्रिश ने स्टील को उड़ा दिया तो जीवन की सांसें तेज हो गईं। पहले तो वह खुश हुआ कि क्रिश इतनी ताकतवर ताकत के साथ उसका अंगरक्षक था, लेकिन अगले ही पल वह चिंतित हो गया। आखिर क्रिश एक म्यूटेंट है और वह इतना ताकतवर है, तो वह बॉडीगार्ड क्यों बनना चाहेगा? पैसे के लिए। इस तथ्य के बारे में सोचते हुए कि क्रिश के पास कई कंपनियां थीं जो वर्तमान में प्रांत के भीतर विस्तार कर रही थीं, और वह एक शानदार विला में रहता था, ये स्पष्ट था कि अंगरक्षक के रूप में उसे जो पैसा दिया जा रहा था वह पर्याप्त नहीं था। क्या ये सच हो सकता है जैसा उसने सोचा था? शायद क्रिश को ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह से परेशानी हो रही थी। शायद यही वजह थी कि उसने उनका अंगरक्षक बनने का फैसला किया, ताकि वह उन्हें आसानी से पकड़ सके। क्रिश को इस बात की परवाह नहीं थी कि जीवन क्या सोच रहा है। इसके बजाय वह उस व्यक्ति की दिशा की ओर देख रहा था जिसे उसने अभी अभी उड़ा दिया था। पिछली बार जब उन्होंने शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली गोली ली थी, उसके बाद ये पहली बार था जब वह अपनी ताकत आजमा रहे थे। जब उसने शरीर को बढ़ाने वाली गोली ली तो उसे अपनी ताकत पर नियंत्रण खोने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसे समझ में आ गया कि उसकी ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। यह स्पष्ट था कि उसका मित्र पहले ही सामान्य मनुष्यों के स्तर से ऊपर जा चुका था, जो कि गोली के प्रभाव के बाद अपेक्षित था। लेकिन क्रिश के लिए यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि वह पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुका था। जिस क्षण उसका हमला स्टील की आंत से टकराया, क्रिश को वास्तव में अपनी अंगुलियों पर कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। वह किसी ऐसे व्यक्ति पर वार कर रहा था जो वर्तमान में स्टील के रूप में था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी साधारण मांस पर वार कर रहा था। स्टील को उड़ाने के लिए ये भी उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं था। आखिरकार उस आदमी का वजन काफी था, साथ ही परिवर्तन के बाद उसकी रक्षा भी बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी उसे आसानी से उड़ा दिया गया था, बिना क्रिश को ज्यादा प्रयास किए। हालांकि क्रिश उस दिशा की ओर देख रहा था जिस ओर स्टील उतरा था, वह अन्य दो पर भी ध्यान दे रहा था।
रात का समय होने के कारण यह उम्मीद की जा सकती थी कि क्रिश उन्हें देख नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वह उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता था, खासकर जब वह कार से बाहर निकल चुका था। इसलिए अगर वे दोनों कोई हरकत करने लगते तो क्रिश को पता चल जाता, और यही वह समय होता जब वह उनका ख्याल रखता। और फिलहाल वह इस बात से बहुत खुश था कि वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। कम से कम वह स्टील नामक उस आदमी की स्थिति तो बता पाएगा। इस हमले से वह इस आदमी से निपटने में कठिनाई बता पाएगा। क्या यह आसान था या इस आदमी को मारना मुश्किल था? जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, क्रिश के कान अचानक फड़कने लगे। उसने वास्तव में देखा था कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा था, और जिस गति से वह व्यक्ति आ रहा था उसे देखते हुए क्रिश तुरंत समझ गया कि यह महिला ही आगे बढ़ रही थी। कई सेकंड बीत चुके थे, लेकिन स्टील जमीन से उठ नहीं पा रहा था। इससे बाकी दो को लगने लगा था कि स्टील पहले ही हार चुका है। जब क्रिश उस महिला से निपटने के लिए तैयार हो रहा था जो उसके पास आ रही थी, तो उसे अचानक बहुत दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ उसे अचानक जमीन पर धकेल रही थी, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उस समय क्रिश को समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति के पास टेलीकिनेसिस क्षमता है वह भी कार्रवाई कर रहा है। जिस तरह से क्रिश ने स्टील को उड़ा दिया था, उससे ये स्पष्ट था कि उसने इन दोनों को डरा दिया था। इसलिए उन्होंने उससे निपटने के लिए एक साथ कार्रवाई करने का फैसला किया था। लेकिन क्रिश बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। इस व्यक्ति के लिए जो टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग कर रहा था, भले ही क्षमता काफ़ी मजबूत थी, ये पर्याप्त मजबूत नहीं थी। क्रिश का मानना था कि वह सिर्फ अपने शरीर से दबाव झेलने में सक्षम है। उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, और उसे विश्वास था कि वह वास्तव में हिल सकता है, भले ही उसकी हरकतों में थोड़ी बाधा आए। लेकिन ये सिर्फ थोड़ा था। इससे ये स्पष्ट था कि उस व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा समर्थन, जिसके पास टेलीकिनेसिस क्षमता थी, पूरी तरह से बेकार था। आखिरकार क्रिश ने अपनी लड़ाकू क्षमता बिल्कुल नहीं खोई थी, लेकिन क्रिश किसी को इस तरह से दबाव डालने की अनुमति नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता को सक्रिय किया, जिससे उस पर डाला जा रहा दबाव तुरंत खत्म हो गया। जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है जो क्रिश पर हमला करने के लिए टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग कर रहा था, वह पूरी तरह से चौंक गया। उसी समय उसे अचानक कहीं से सिरदर्द महसूस हुआ। ऐसा कभी कभी होता था जब कोई अपनी क्षमता का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करता था। लेकिन साथ ही जो लोग हमला करने के लिए मानसिक शक्ति पर निर्भर थे, जैसे कि जिनके पास टेलीकिनेसिस क्षमता थी, उन्हें उस क्षमता के खत्म होने पर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता था। क्रिश ने अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता को सक्रिय करते समय खुद को नहीं रोका था, और इस वजह से उसके हमले के बेअसर होने से जो प्रतिक्रिया हुई वह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वह व्यक्ति अनदेखा कर सकता था। दर्द के कारण वह अचानक चिल्लाया और ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना सिर पकड़ रखा था और इस समय उसकी नाक से खून बहने लगा। एम्पायर से विशेष रोमांच का आनंद लेने जैसे ही उस आदमी ने चीखना शुरू किया, क्रिश अपनी तेज सुनने की शक्ति से उस आदमी का स्थान बता पाया। हालांकि वह सटीक स्थान नहीं बता पाया, लेकिन कम से कम वह दूरी तो बता पाया। इसके साथ ही उसने हमला करने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का इस्तेमाल किया। चीख की दिशा में आने से पहले ही आसपास के इलाकों के पेड़ उखड़ गए। जिस समय वह व्यक्ति चिल्ला रहा था, उस समय वह महिला क्रिश से पहले ही आ चुकी थी। लेकिन जब उसने चीख सुनी तो उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। उसने सोचा कि शायद क्रिश अकेला नहीं था और वास्तव में उसके साथ एक और म्यूटेंट था। और ये वह म्यूटेंट था जिसने उस समय हमला किया था, जो कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसका मानना था कि दूसरे लड़के को बिना किसी तैयारी के पकड़ा गया था, यही वजह थी कि उसे इतनी तकलीफ हुई। वरना वह इस तरह क्यों चिल्ला रहा था? महिला झिझक रही थी। उसे यकीन नहीं था कि उसे वापस जाकर उसके साथी की मदद करनी चाहिए या क्रिश से निपटना चाहिए। लेकिन जब वह झिझक रही थी, क्रिश जो पहले ही दूसरे आदमी की ओर कई पेड़ फेंक चुका था, अचानक आगे बढ़ गया। हालांकि महिला का ध्यान भटक गया था, फिर भी उसने धीमी गति से प्रतिक्रिया की। वह काफ़ी तेज थी, जो उसकी क्षमता थी, लेकिन इस समय उसे एहसास हुआ कि वह इतनी तेज नहीं थी कि क्रिश के हमले को चकमा दे सके। धमाका! क्रिश का मुक्का उसके सिर पर लगा, इससे पहले कि वह महिला अचानक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उछली। उसी समय वह चीखी, लेकिन चीख सिर्फ एक सेकंड तक ही रही और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। उसी समय कुछ ही सेकंड में क्रिश को कई पेड़ों के पत्तों से होकर नीचे की ओर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जहां तक उस व्यक्ति का प्रश्न है जिस पर क्रिश ने पेड़ों का उपयोग करके हमला किया था, हालांकि क्रिश ने नहीं देखा था, वह व्यक्ति वास्तव में मांस के पेस्ट में कुचल दिया गया था। क्रिश ने जिन पेड़ों का इस्तेमाल करके हमला किया था वे छोटे नहीं थे।
वे सभी बहुत बड़े थे, जिनका व्यास लगभग 1 मीटर था। और ये देखते हुए कि वह आदमी प्रतिरोध करने की स्थिति में भी नहीं था, वह आसानी से उन बड़ी संख्या में पेड़ों से कुचला जा सकता था जो उसके ऊपर ढेर थे। क्रिश द्वारा तीनों पर हमला करने के कुछ ही सेकंड बाद अचानक कुछ दूरी पर रोशनी दिखाई दी। फिर अगले ही पल क्रिश को एक इंजन की आवाज़ सुनाई दी। क्रिश को तुरंत समझ आ गया कि ओमवीर और बाकी लोग आखिरकार आ ही गए हैं। उन्हें पहुंचने में इतना समय क्यों लगा, इसका कारण जंगल ही था। जबकि क्रिश जंगल में तेज गति से गाड़ी चलाने में सक्षम था, ओमवीर और अन्य लोगों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। आखिरकार वे कोई बख्तरबंद गाड़ी नहीं चला रहे थे जो वनस्पति को अनदेखा कर सके। क्रिश ने पास आती हुई कार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह जीवन की ओर बढ़ा और पूरी तरह से स्तब्ध व्यक्ति से पूछा, क्या हमें अब उन भाड़े के सैनिकों से निपटना चाहिए? अध्याय 365 पूर्व नियोजित घात। क्रिश का सवाल सुनकर ही जीवन को होश आया। चूंकि झगड़ा कार के पास ही हुआ था, इसलिए वह कुछ बातें समझ पाया। पहले तो वह लड़का क्रिश के एक ही वार से उड़ गया था। फिर अगले ही पल दूर से एक चीख की आवाज आई। जीवन को स्पष्ट रूप से चीख का कारण समझ में नहीं आया, लेकिन उसे विश्वास था कि यह स्पष्ट था कि क्रिश इसमें शामिल था। जहां तक हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीके की बात है, क्या जीवन को इसके बारे में सोचने की भी जरूरत थी? क्रिश एक म्यूटेंट था और यह स्पष्ट था कि उसके लिए दूर से हमला कर पाना असंभव नहीं था, है न? फिर अगले ही पल चीखने से ठीक पहले जीवन को पता चल गया कि कोई आकृति आ रही है। उसे पता नहीं चला कि वह कब आ रही है, लेकिन उसने सिर्फ इतना देखा कि एक आकृति अचानक क्रिश के सामने आ गई थी। लेकिन क्रिश के एक ही हमले से वह आकृति, जो चीखने वाली महिला थी, पहले वाले व्यक्ति की तरह ही उड़ गई, और इसके साथ ही आगे कोई हलचल मुश्किल नहीं रही। जीवन के लिए यह मानना जितना मुश्किल था, उसने यह मानने का फैसला किया कि किसी तरह क्रिश तीनों लोगों की देखभाल करने में सक्षम था, उन्हें एक ही समय में नष्ट कर दिया। भले ही वे वर्तमान में मरे नहीं थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से घातक रूप से घायल थे। साम्राज्य पर अपना अगला रोमांच खोजें। और क्रिश का सवाल सुनकर जीवन को आखिरकार याद आ गया कि वे यहाँ क्यों आए हैं। इस दौरान उसका दिमाग म्यूटेंट और बाहर चल रही लड़ाई के विचारों में उलझा हुआ था। लेकिन अब उसे अचानक याद आया कि वे यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि जिस व्यक्ति की उन्हें तलाश करनी थी, उसका अपहरण हो गया था। खैर, उन्हें वास्तव में इस व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करने की जरूरत नहीं थी ताकि उसे मारा न जा सके, लेकिन उन्हें कार्रवाई करने से पहले भाड़े के सैनिकों का ख्याल रखने की जरूरत थी। लेकिन वे स्पष्ट रूप से असफल हो चुके थे। इसलिए इस समय जीवन को बस यही उम्मीद थी कि उस व्यवसायी की हत्या न हुई हो। प्रेत अभी भी उनके सामने था और अब तक दरवाजे बंद थे। जीवन कार से बाहर निकला और इसी समय अचानक उसने देखा कि दूर से एक और कार आ रही थी। कार की रोशनी से आसपास का माहौल रोशन हो रहा था, लेकिन उसे झाड़ियों और पेड़ों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, क्रिश और बाकी तीनों के बीच लड़ाई में उनके आसपास की वनस्पति नष्ट हो गई थी। दूर से जीवन ने देखा कि कई पेड़ किसी तरह जमीन पर गिर गए थे। तभी उसे अचानक समझ में आया कि दूर से चीख क्यों आ रही थी। ये चीख उन पेड़ों से आ रही थी। क्या ये सच में हो सकता है कि वे पेड़ किसी के ऊपर गिर गए हों? जीवन को ये सोचकर अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन सी महसूस हुई। पेड़ों के आकार को देखकर उसे लगा कि अगर उनमें से कोई भी उसके ऊपर गिर गया तो वह खड़ा नहीं हो पाएगा और शायद मर भी सकता है। उन सभी पेड़ों का तो कहना ही क्या, जो उस समय एक छोटी सी पहाड़ी की तरह लग रहे थे। जीवन ने सांस रोककर प्रेत की दिशा की ओर देखा। फिर अपनी बंदूक और मशाल हाथ में लेकर वह प्रेत की ओर बढ़ने लगा। फिलहाल क्रिश अपने आसपास के इलाकों पर ध्यान देने के लिए अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे लोग हमला करने वाले थे। इस समय उनके लिए ये देखना बेहतर था कि कहीं व्यवसायी मारा तो नहीं गया है। अगर वह आदमी अब तक मारा जा चुका होता तो वह बहुत बदकिस्मत था। साथ ही चूंकि जीवन उस प्रेत के पास जा रहा था जिसके बारे में क्रिश को लगता था कि उसके अंदर कोई भाड़े का सिपाही या भाड़े के सिपाही हो सकते हैं, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके साथ चलना पड़ा। आखिरकार वह इस समय एक अंगरक्षक था और जीवन की सुरक्षा को अनदेखा नहीं कर सकता था। और जब उसने उन वैकल्पिक मिशनों के बारे में सोचा जो शर्वानी की मदद करने के लिए उसके सामने आए, तो उसने सोचा कि अगर वह वास्तव में उस लड़के को जीवित पा सके और उसे बचा सके तो शायद उसे सिस्टम से अधिक पुरस्कार मिल सकते हैं। जैसे ही वे दोनों प्रेत के पास पहुंचे, प्रेत का दरवाजा अचानक खुल गया। इस समय जीवन बहुत तनाव में था, इसलिए उसने अपनी बंदूक खुले दरवाजे की तरफ तान दी और गोली चलाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अपने अनुभव के कारण उन्होंने दरवाजा खुलने के तुरंत बाद गोली नहीं चलाई। इसके बजाय उन्होंने इंतजार किया, ये देखने के लिए कि कार से कौन बाहर आने वाला है।
अगले ही पल एक मोटा ताज़ा आदमी अचानक कार से बाहर आया। वह आदमी इतना डरा हुआ था कि जीवन की टॉर्च की रोशनी में कृष और जीवन उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ देख सकते थे। वह आदमी इस समय कांप रहा था, उसके हाथ हवा में उठे हुए थे। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। जैसे ही वह उन दोनों के पास पहुंचा, जीवन ने सिर्फ मोटे आदमी पर ही ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह कार की तरफ देखता रहा, ये देखने के लिए कि क्या कोई और व्यक्ति भी कार से बाहर आने वाला है। आखिरकार ऐसा नहीं था कि कार के अंदर सिर्फ वही मोटा आदमी था जो अचानक से चला गया था। कार के अंदर दो और लोग थे, एक महिला और एक छोटा लड़का। जैसे ही वह इंतजार कर रहा था, दो और आकृतियां कार से बाहर आईं। वे महिला और छोटा बच्चा थे। वे उस मोटे आदमी की पत्नी और बेटा थे। जीवन को राहत मिली जब उसने देखा कि उन सभी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन फिर भी वह अभी भी कार को देखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। ये कार कोई चला रहा था और ड्राइवर अभी तक कार से बाहर नहीं निकला था। बूम! अचानक कार के इंजन से आवाज आने लगी। साफ पता चल रहा था कि किसी ने कार का एक्सीलेटर दबा रखा है। फिर अगले ही पल कार अचानक मुड़ गई और भागने लगी। ये स्पष्ट था कि भाड़े का सिपाही इस घटना के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। बैंग बैंग बैंग! जीवन ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी और कार की ओर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी कार की गति धीमी नहीं हुई। वह घने जंगल में से तेजी से निकल गई। जाहिर है कि वह विपरीत दिशा की ओर जा रही थी और वापस सड़क की ओर जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस समय कई गाड़ियां पहले ही आ चुकी थीं। जो गाड़ी पहले आई थी उसके अलावा भी कई गाड़ियां पीछे आ चुकी थीं और वे प्रेत का रास्ता रोक रही थीं। लेकिन इस कार ने रुकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं दिखाया। ये स्पष्ट था कि कार के अंदर बैठा भाड़े का सिपाही यहाँ नहीं रहना चाहता था। इस आदमी ने शायद देखा होगा कि यहाँ क्या हुआ था, या समझ गया होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। कृष का मानना था कि यह एक पूर्व नियोजित हमला था। इससे पता चलता है कि यह आदमी उन 3 म्यूटेंटों में शामिल था जिनसे उसने अभी अभी निपटा था। ये सोचते ही कृष ने तुरंत अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता सक्रिय कर दी। वह कार की ओर दौड़ सकता था और अपनी गति से उसे पकड़ सकता था, और उसके एक ही हमले से वह आसानी से कार को पलट सकता था। लेकिन वर्तमान में जीवन के अलावा वहां 3 और लोग थे। कृष नहीं चाहता था कि ज्यादातर लोगों को उसके म्यूटेंट होने के बारे में पता चले, इसलिए उसने अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का इस्तेमाल करने का फैसला किया। जो कार विपरीत दिशा से आ रही दूसरी कार से टकराने ही वाली थी, उसने अचानक मोड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कार दूसरी कार से सीधी टक्कर से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह एक बड़े पेड़ से जा टकराए। टकराना! कार के पेड़ से टकराने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। अगले ही पल पेड़ जोर से हिला, लेकिन गिरा नहीं। कार की बात करें तो उस पल कार का बोनट पूरी तरह से नष्ट हो गया था। जीवन को आश्चर्य हुआ। उसके मन में यह सवाल आया कि क्या उस भाड़े के सिपाही ने यह देख लिया था कि अब कोई रास्ता नहीं है, और उसने कार के अंदर ही पेड़ से टकराकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। लेकिन अचानक उसने कृष की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ा था। शायद ये कृष की हरकत थी। आखिरकार उखड़े हुए पेड़ों को देखकर यह स्पष्ट था कि कृष ने ही यह सब किया था। अगर वह पेड़ों को उखाड़ सकता था तो फिर वह कार को अपनी दिशा बदलने के लिए मजबूर क्यों नहीं कर सकता था? ये बहुत संभव था। चिंता मत करो, हम अब सुरक्षित हैं। महिला के शब्दों से जीवन को अचानक होश आया, जो स्पष्ट रूप से उस लड़के के लिए कहे गए थे जो लगभग 7 साल का था। जीवन ने तीनों को देखते हुए आह भरी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, चिंता मत करो, स्थिति अभी नियंत्रण में है। हम तुम्हें जल्दी ही शहर वापस ले जाएंगे। क्या तुम में से कोई घायल है? धन्यवाद अधिकारी, मुझे लगभग लगा कि हम मर चुके हैं, लेकिन वह आदमी हमें यहाँ ले आया और बंदूक का इस्तेमाल करते हुए उसने हमें कार से बाहर निकलने से रोक दिया। फिर कई जोरदार धमाकों के बाद उसने हमें कार से बाहर निकलने के लिए कहा, इससे पहले कि वह कार को भगा ले जाए। मोटे आदमी ने समझाया। अध्याय 366 ओमवीर का संदेह। जब उसने ये शब्द कहे तो उसके चेहरे पर राहत के भाव साफ झलक रहे थे, लेकिन साथ ही अगर कोई उसकी आंखों में गहराई से देखे तो उसे दर्द भी दिख रहा था। वह आदमी लगातार अपनी नज़र उस कार की तरफ घुमा रहा था जो पहले ही पेड़ से टकरा चुकी थी। ये स्पष्ट था कि वह उस कार के खोने से दुखी था। उस कार की कीमत बहुत ज्यादा थी और उसे पाना इतना आसान नहीं था। उसे उस कार को पाने के लिए अपने कई संपर्कों का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन अब उसे हासिल करने के 1 महीने से भी कम समय में वह कार नष्ट हो गई। लेकिन जब उस आदमी ने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि कार खोना इतना भी बड़ा मामला नहीं था, क्योंकि वह और उसका परिवार बच गए थे। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति थी, लेकिन किसी तरह वे बिना किसी चोट के जिंदा बच गए। ये सुनकर जीवन को राहत मिली।
उसे समझ नहीं आया कि हालात ऐसे क्यों हो गए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि गद्दारों की तलाश में उन्हें और मेहनत करनी होगी। जीवन को ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि कृष के उसके अंगरक्षक होने की सूचना पहले से नहीं फैली थी, और इसी कारण से केवल कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता था। लेकिन किसी तरह इस स्थिति में लोग अचानक आ गए थे, इस मौके का फायदा उठाते हुए जहां उन्हें भाड़े के सैनिकों के हमले की उम्मीद थी, कृष को निशाना बनाने के लिए। इससे ये स्पष्ट हो गया कि कोई व्यक्ति था जिसके पास ये जानकारी थी कि कृष उसका अंगरक्षक है, और उसी व्यक्ति ने ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचाई जिन्होंने कृष को निशाना बनाया था। ये सच हो सकता है कि अंत में उसे निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे बर्दाश्त किया जा सके। वे विशेष इकाई का हिस्सा थे और विशेष इकाई के लिए भाड़े के सैनिकों के साथ शामिल होना असंभव था। ये स्पष्ट था कि यह एक और जाल था। भले ही लक्ष्य बदल गया था, फिर भी यह कुछ ऐसा था जो बेहद खतरनाक था। उन्हें जितना संभव हो सके इससे बचना था, क्योंकि अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो जानमाल के नुकसान की संभावना थी। जैसे ही ओमवीर और बाकी लोग वहां पहुंचे तो वे ये देखकर दंग रह गए कि एक कार उनकी तरफ तेजी से आ रही है। बेशक वे इस कार को जानते थे। ये वही कार थी जिसका वे पीछा कर रहे थे, क्योंकि इसमें वह व्यवसायी बैठा था जिसे भाड़े के सैनिकों द्वारा निशाना बनाया जा रहा था, जिनसे उन्हें निपटना था। ओमवीर जिस कार में था वह आगे चल रही थी और इसी वजह से वे ही उस कार से टकराने वाले थे। ओमवीर जैसे ही ड्राइवर को उस कार से बचने का निर्देश देने वाले थे, उनकी ओर बढ़ रही कार ने अचानक दिशा बदल ली। अगले ही पल वह एक पेड़ से जा टकराए। कार जिस गति से चल रही थी तथा चारों ओर फैली वनस्पति के कारण कार की गति सीमित थी, फिर भी टक्कर इतनी तेज नहीं थी कि कोई व्यक्ति बिना चोट के बच सके। ओमवीर और बाकी लोग तुरंत अपनी कारों से उतर गए। फिर उनमें से कुछ लोग उस कार की तरफ बढ़े जो पेड़ से टकरा गई थी, ताकि यह पता चल सके कि कार में बैठा व्यक्ति बच गया है या नहीं। दूसरी तरफ ओमवीर ने दूसरों को जीवन की ओर ले गया। जब उसने व्यवसाय और उसके परिवार को देखा तो उसे भी राहत मिली। वे सभी ठीक थे, जिससे उसे राहत मिली। जीवन ने तुरंत उसे मौजूदा स्थिति समझा दी। बेशक उसने तुरंत ही कृष के म्यूटेंट होने से जुड़ी हर बात को खत्म कर दिया। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कृष एक म्यूटेंट था, फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर दावा किया कि इस क्षेत्र में म्यूटेंट लड़ रहे थे। जब वे यहाँ पहुंचे तो उन म्यूटेंट ने एक दूसरे को घायल कर दिया था, और संभावना थी कि उन्होंने एक दूसरे को मार डाला हो। ओमवीर यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। इस क्षेत्र में म्यूटेंट, ये देखते हुए कि वह जीवन की तुलना में एक उच्च पद पर था, ये स्पष्ट था कि उसके पास जीवन की तुलना में अधिक जानकारी थी। उन्हें म्यूटेंट के बारे में गहरी समझ थी और वे समझते थे कि म्यूटेंट मुख्य रूप से केंद्रीय प्रांत में ही रहते हैं। ये पता लगाना बेहद मुश्किल था कि कोई म्यूटेंट किसी तरह दूसरे प्रांतों में घुस गया है। इसके अलावा हर म्यूटेंट एक निश्चित बल का हिस्सा था। उनमें से ज्यादातर सरकार का हिस्सा थे, लेकिन एक भाड़े का समूह था जिसके पास कई म्यूटेंट थे। ओमवीर को समझ में नहीं आया कि म्यूटेंट यहाँ क्यों आए हैं। फिर भी उसने तय किया कि इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। ये बहुत बड़ा मामला था। अगर म्यूटेंट किसी तरह इस शहर और प्रांत के दूसरे शहरों में कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लेते तो जाहिर है कि हालात अराजक हो जाते। यहाँ तक कि स्पेशल यूनिट के लिए भी म्यूटेंट को रोक पाना नामुमकिन था। कुछ म्यूटेंट तो उन पर चलाई जा रही उच्च क्षमता वाली गोलियों को भी अनदेखा कर सकते थे। बाकी के लिए वे गोलियों को चकमा दे सकते थे, और कुछ तो बंदूक का ट्रिगर दबाने से पहले ही हमला कर सकते थे। ओमवीर ने चेहरे पर गंभीर भाव लिए कृष की ओर देखा और फिर अपनी नज़र आसपास के लोगों पर डाली। उसने तुरंत टीम के कुछ सदस्यों को म्यूटेंट के शवों की तलाश करने का निर्देश दिया। उनके लिए म्यूटेंट को यहाँ रहने देना असंभव था, भले ही वे पहले ही मर चुके हों। अगर किसी को म्यूटेंट के अस्तित्व के बारे में पता चल जाता तो निश्चित रूप से चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे वर्तमान में हैं। सरकार ने यथासंभव ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि म्यूटेंट के बारे में जानकारी आम नागरिकों तक न पहुंचे। ये सिर्फ ये सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि जनता में कोई घबराहट न फैले। इधर उधर देखने पर उन्हें 2 शव मिले। उनमें से एक काफी मजबूत था, लेकिन उसके पेट के हिस्से में एक बड़ा छेद था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने वहां छेद कर दिया हो। दूसरे वाले की बात करें तो वह एक महिला थी। उसका सिर खून से लथपथ था और खोपड़ी स्पष्ट रूप से टूटी हुई थी। हालांकि वे इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, लेकिन वे बता सकते थे कि यह एक ही हमले का नतीजा था। जब उसने ये देखा तो ओमवीर को समझ में आ गया कि ये म्यूटेंट कोई साधारण नहीं थे, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वे एक दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे कि एक ही हमले में एक दूसरे की जान ले लेते थे। ओमवीर ने इस मामले की रिपोर्ट करने का संकल्प और भी मजबूत कर लिया। इस प्रांत में इतनी खतरनाक घटना की अनुमति नहीं दी जा सकती, अन्यथा पूरी स्पेशल यूनिट भी खत्म हो सकती थी।
ईगल टीम के अन्य सदस्यों ने जो कुछ देखा उससे वे अचंभित रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतना क्रूर हो सकता है कि दूसरों को इस तरह मार डाले। बेशक उन्होंने म्यूटेंट के बारे में सुना था, लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते थे। आखिरकार उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी म्यूटेंट नहीं देखा था, जिससे उन्हें उनके अस्तित्व पर संदेह हो रहा था। आपकी यात्रा साम्राज्य के साथ जारी है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि वहां एक जगह पर पेड़ों का ढेर लगा हुआ था। जिस तरह से वे पेड़ों को देख पा रहे थे, उससे ये स्पष्ट था कि उन्हें हाल ही में उखाड़ा गया था और फिर वहां फेंक दिया गया था। और जमीन पर वे देख सकते थे कि पेड़ों के बीच से खून बह रहा था। तुरंत ओमवीर को समझ में आ गया कि पेड़ों के नीचे एक और म्यूटेंट दबा हुआ था। ये देखते हुए कि अन्य लोग जिन कारों में आए थे, उस कार को छोड़कर जिसमें वह आया था तथा जिसे क्रिश चला रहा था, अन्य सभी सैन्य वाहन थे। तो बेशक उनके पास इतनी ताकत थी कि वे पेड़ों को खींचकर दूर ले जा सकते थे, बशर्ते वे बंधे हुए हों। इसलिए वह ऑपरेशन किया गया और कुछ मिनट बाद उन्होंने पाया कि वहां एक शव पड़ा था जो पहले से ही इतनी बुरी तरह कुचला हुआ था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। हालांकि वे सैनिक थे और सभी ने विशेष प्रशिक्षण लिया था, कई बार खून खराबा देखा था, लेकिन इस बार उनमें से कुछ इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। यह एक बेहद खूनी दृश्य था। ओमवीर ने तुरंत स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और उन्हें बताया कि वे आएं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता चला था कि प्रेत के अंदर एक शव है। यह एक भाड़े के सैनिक का शव था और यह नोटरी ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिक समूह का सदस्य था। लेकिन चूंकि वह व्यक्ति पहले ही मर चुका था, इसलिए इस मामले को सुलझाने का काम पुलिस पर छोड़ दिया गया। जहां तक व्यवसाय और उसके परिवार की बात है, वे सभी पहले ही कार में सवार हो चुके थे। वे बस शहर वापस भेजे जाने का इंतजार कर रहे थे। जाहिर है कि उन्हें ये सब देखने की अनुमति नहीं थी। इस दौरान क्रिश चुप रहा। वैसे भी उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जीवन उसके आसपास ही था। और जब जीवन ने यह तथ्य छिपाया कि वह म्यूटेंट है, तो क्रिश को राहत मिली। तभी ओमवीर वहां आया और जीवन के पास आकर उसे निर्णय लेने के लिए बुलाया, ताकि उन दोनों के बीच की बातचीत किसी और को न सुनाई दे। यह अफसोस की बात थी कि क्रिश उन दोनों के बीच की बातचीत को साफ साफ सुन सकता था, जब तक कि वे उस जगह से बहुत दूर न चले गए हों जहां वे मौजूद थे। लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया कि उसे सुनाई नहीं दे रहा कि वे क्या बात कर रहे थे। अरे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी कार इस हालत में क्यों है? मुझे यह मत बताना कि म्यूटेंट ने अपनी लड़ाई में तुम्हारी कार का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। ओमवीर ने जीवन को संदेह भरी नजरों से देखते हुए पूछा। अध्याय 367 उच्चतर स्तर सवाल सुनते ही जीवन का दिल धड़क उठा। पिछली बार जब वह यहाँ जो कुछ हुआ था उसका स्पष्टीकरण दे रहा था, तो वह कार के बारे में पूरी तरह भूल गया था। जब वे पहली बार यहाँ आए थे तो उन पर म्यूटेंट ने हमला किया था। इसके पीछे कारण ये था कि क्रिश ही वह व्यक्ति था जिसे म्यूटेंट ने निशाना बनाया था, और वह खुद भी एक म्यूटेंट था। तो जाहिर है कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। और जब क्रिश कार से बाहर निकल रहा था तो उसने दरवाज़ा तोड़ दिया था, जो कि वही दरवाज़ा था जिसका इस्तेमाल उसने कार से बाहर निकलने के लिए किया था, जब उसे एहसास हुआ कि कार का दूसरा दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता। लेकिन अब उसे यह बताना था कि कार के साथ वास्तव में क्या हुआ था। ये सोचते हुए जीवन ने तुरंत स्पष्टीकरण देना शुरू कर दिया। मन में चल रहे इन सब विचारों के बावजूद उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह ओमवीर के सवाल पूछने से ठीक पहले जैसा ही दिख रहा था। वैसे भी स्पेशल यूनिट के सदस्य से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती थी। अगर वह ऐसी स्थिति में भी अपना संयम नहीं बनाए रख पाता तो शायद उसकी ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी नहीं हो पाती। जीवन के दिमाग में तेजी से विचार चल रहा था कि क्या कहा जाए, और कुछ ही सेकंड में ओमवीर की गहन निगाहों के सामने उसने स्पष्टीकरण दे दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे ही हम वहां पहुंचे हमने पाया कि म्यूटेंट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। बेशक हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि क्या हो रहा था, क्योंकि वहां अंधेरा था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम म्यूटेंट नहीं हैं, हमारे पास कार के अंदर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम तब तक कार में ही रहे जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो गई। लेकिन लड़ाई के दौरान अचानक कार पर हमला हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई बाहरी ताकत कार को उठाने की कोशिश कर रही हो। कार जैसे ही जमीन से ऊपर उठने लगी, वैसे ही वह टूटने लगी। लेकिन अगले ही पल कार नीचे गिर गई, जिससे हम दोनों को राहत मिली। लेकिन तभी एक ताकतवर आदमी आया और उसने कार के दरवाजे का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया। उसने कार को किसी से टकराया और फिर उसे नीचे गिरा दिया और उनका पीछा करने लगा। कहा जा सकता है कि जीवन एक ऐसा व्यक्ति था जो थोड़ी देर में ही सोच सकता था और ऐसी व्याख्या तैयार कर सकता था। खैर, उसने जो कहा था वह आंशिक रूप से सच था, बस थोड़ा सा। फिर भी दूर से सुन रहा क्रिश आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका।
उसे समझ में नहीं आया कि जीवन ने ये तथ्य क्यों छुपाया कि वह एक उत्परिवर्ती है। लेकिन फिर भी उसने इसकी सराहना की। जितने कम लोगों को इस तथ्य के बारे में पता था कि वह एक उत्परिवर्ती है, स्थिति उतनी ही बेहतर होगी। म्यूटेंट के बारे में उसके पास उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन वह एक बात समझता था। म्यूटेंट प्रतिबंधित थे, उन्हें दूसरे प्रांतों में आने की अनुमति नहीं थी, और उसके यहाँ होने के कारण ये स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जिसे अलिखित नियमों का उल्लंघन माना जाने वाला था। ये सच था कि वह हमेशा से यही था और उसने कभी इस प्रांत को नहीं छोड़ा था। लेकिन फिर भी क्या वे लोग उसकी बात सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। वे उसे सिर्फ नियम तोड़ने वाला मानेंगे, और इस बात की संभावना थी कि वे उसे जान से मारने की कोशिश भी कर सकते थे। क्रिश को अपनी वर्तमान ताकत के बारे में वास्तव में यकीन नहीं था, साथी परिवार या ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप जैसी ताकतों की तुलना में। लेकिन वह इस समय खुद को उजागर करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था, जब तक कि उसे यकीन न हो कि वह उन्हें खत्म कर सकता है। ओमवीर ने जीवन को संदेह भरी निगाहों से देखा। उसे लगा कि जीवन कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसे यकीन नहीं था। हो सकता है कि यहाँ हुई लड़ाई के बारे में और भी जानकारी हो, बस उसे इस बात का यकीन नहीं था। और चूंकि जीवन ये बताने को तैयार नहीं था, इसलिए ये स्पष्ट था कि अगर वह उसे मजबूर भी करता तो भी जीवन सच नहीं बताता। जहाँ तक उसे आदेश देने की बात है, तो ये तो उसने सोचा ही नहीं था। ये सच था कि वह जीवन का वरिष्ठ अधिकारी था, लेकिन फिर भी वे भाई थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समय कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं था, उसे सीधे जीवन के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी उसने तय किया कि वह जीवन पर कड़ी नज़र रखेगा, बस किसी भी स्थिति में। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय पूरी स्पेशल यूनिट काफ़ी संवेदनशील है। स्पेशल यूनिट के भीतर की जानकारी का उजागर होना निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, चलो सब कुछ यहीं खत्म करते हैं और चले जाते हैं। हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हम यह अनुमान नहीं लगा सकते कि म्यूटेंट आएंगे या नहीं। अगर किसी तरह से दूसरे म्यूटेंट आ गए और वे सरकार के खिलाफ हैं, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ओमवीर ने असहाय आह भरते हुए कहा। जीवन ने तुरंत सिर हिला दिया। हालांकि उसे पता था कि ओमवीर को अभी भी इस बात पर शक है, लेकिन वह क्या कर सकता था? ऐसा नहीं था कि वह कोई और बहाना बना सकता था। कार का दरवाज़ा वहीं था, और कार भी वहीं थी, जो इस समय खराब हालत में थी। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह स्पष्टीकरण देकर भी बदल नहीं सकता था। इसलिए उसने बाद में क्रिश से यह कहने का फैसला किया कि वह इस तथ्य को उजागर न करे कि वह वर्तमान में एक उत्परिवर्ती है, अन्यथा उसे स्पष्ट रूप से पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। सब कुछ तेजी से चल रहा था और कुछ ही देर में वे जंगल से निकलकर शहर की ओर वापस चल पड़े। लेकिन इस दौरान अलग अलग वाहनों में सवार ईगल टीम के सभी सदस्य खामोश थे। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना था कि उन्हें पता था कि वर्तमान में स्पेशल यूनिट के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, स्पेशल यूनिट में कई और गद्दार मिल सकते हैं। लेकिन एक बात थी जिसकी सभी को उम्मीद थी, वह ये कि ईगल टीम में कोई गद्दार न हो, अन्यथा उनमें से अधिकांश को यह समझ में नहीं आता कि क्या करना है, खासकर यह जानते हुए कि उनमें से एक या दो भाई वास्तव में गद्दार हैं। ये देखते हुए कि जिस कार में क्रिश और जीवन आए थे वह पहले ही नष्ट हो चुकी थी, उनके पास ओमवीर के साथ यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओमवीर यात्री सीट पर था, जबकि चूहा ड्राइवर था। माउस ही वह ड्राइवर था जो इस दौरान गाड़ी चला रहा था, और गाड़ी चलाने में वह काफ़ी कुशल था। लेकिन फिर भी वह क्रिश और उस भाड़े के सिपाही की तुलना में पीछे रह गया जो अभी अभी मरा था। शहर वापस आने के बाद व्यापारी को उसके परिवार के साथ जाने की अनुमति दे दी गई। ईगल टीम के सदस्यों को घटना की सूचना देनी थी, इसलिए उन्होंने शहर में मौजूद 5 सितारा होटलों में से एक में एक निजी कमरा बुक किया। वे वहां तब गए जब उन्होंने अपनी लड़ाकू वर्दी उतार दी थी और वर्तमान में नागरिक कपड़े पहने हुए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत वीडियो कॉल शुरू कर दी, और ये देखते हुए कि क्रिश विशेष इकाई का सदस्य नहीं था, वह बस दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, लेकिन उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। वह वर्तमान में जीवन का अंगरक्षक था, लेकिन वह उसे विशेष इकाई के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो विशेष इकाई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से देखा गया था। मध्य प्रांत के बीचों बीच से एक नदी बहती थी, और इस समय नदी के किनारे पर 2 आकृतियां एक दूसरे से सटी खड़ी थीं। वे सामने बह रही नदी को देख रहे थे, पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे उस शांति का आनंद ले रहे हों जो उन्हें अपने आसपास के जंगल में पेड़ों से आती चिड़ियों की चहचहाहट और पानी की कलकल की आवाज़ से मिल रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। अधेड़ उम्र के 2 लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उनके चेहरे पर थोड़ी सी झुंझलाहट थी।
जब वे आए तो उन्होंने ऐसे फ़ोन साथ रखे थे जिनका संपर्क केवल कुछ ही लोगों के पास था। इसका मतलब था कि जब तक कोई आपातकालीन स्थिति न हो उन्हें कॉल नहीं आएगी। अगर यह अच्छी खबर होती तो वे वापस जाने के बाद ही इसे प्राप्त कर सकते थे, लेकिन ये देखते हुए कि उन्हें बुलाया जा रहा था, वे तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है। पहले से ही पता होने के बावजूद कि क्या होने वाला है, वे दोनों स्पष्ट रूप से खुश नहीं थे। उनमें से एक ने फ़ोन उठाया जो बज रहा था, और कॉल करने वाले की जानकारी देखे बिना ही उसने फ़ोन उठा लिया। बॉस, सब कुछ विफल हो गया है। वे सभी मारे गए हैं। उनकी जीवन शक्ति की निगरानी करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से संकेत मिलता है कि वे सभी मर चुके हैं। दूसरी ओर से एक गंभीर स्त्री स्वर आया। समझ गया, व्यवस्था करो। इस बार किसी उच्च स्तर पर किसी को भेजो। इस खतरे को हर हाल में खत्म करना है, और अगर संभव हो तो दूसरे तरीके भी अपनाओ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह हो जाए। अधेड़ उम्र के आदमी ने कर्कश और भारी आवाज में जवाब दिया। एम्पायर के माध्यम से जुड़े रहें। इसके तुरंत बाद उन्होंने कॉल खत्म कर दी। फिर उन्होंने अपने बगल में खड़े आदमी की तरफ देखा और कहा, ऐसा लगता है कि चीजें हमारी उम्मीद से ज्यादा जटिल होती जा रही हैं। अध्याय 368 पुरस्कार। अगले कुछ दिनों तक कृष और जीवन कहीं नहीं गए। म्यूटेंट के मामले में तो बात ही कुछ और थी। ओमवीर ने इस मामले को छिपाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसके लिए ऐसा करना पूरी तरह से असंभव था। आखिरकार जिस इलाके में ये घटना हुई थी उसे छिपाना आसान नहीं था। जो पेड़ उखड़ गए थे, साथ ही जो कारें नष्ट हो गई थीं, जो चीजें वहां हुई थीं, उन्हें छिपाना जाहिर तौर पर असंभव था। इसके अलावा वहां एक व्यावसायिक व्यक्ति भी था जिसने पेड़ों और कार को नष्ट होते देखा था। हालांकि उसने वहां हुई लड़ाई नहीं देखी थी, फिर भी कम से कम उसने देखा था कि वहां कुछ ऐसा था जो सामान्य से अलग था। चूंकि वहां शव पड़े थे और यह ऐसा काम नहीं था जिसे विशेष इकाई को निपटाना था, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे पुलिस पर छोड़ दिया। और चूंकि पुलिस ही इससे निपट रही थी, इसलिए उन्हें लगा कि यह घटना काफी अजीब थी। ये खबर तुरंत ही शहर के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। हालांकि यह स्पष्ट था कि शहर में उच्च पदों पर बैठे सभी लोग म्यूटेंटों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन शहर के नेता के बारे में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता था। शहर के नेता के पास स्पष्ट रूप से म्यूटेंट के बारे में जानकारी थी। ये देखते हुए कि वह एक प्रथम श्रेणी के शहर का नेता था, उसके लिए केंद्रीय प्रांत के भीतर कनेक्शन न होना असंभव था। और ये देखते हुए कि केंद्रीय प्रांत के भीतर ही म्यूटेंट मुख्य रूप से मौजूद थे, उन्हें स्पष्ट रूप से जानकारी मिल गई। केंद्रीय प्रांत के भीतर म्यूटेंट के बारे में जानकारी भी छिपाई गई थी, लेकिन इसे पूरी तरह से छिपा पाना संभव नहीं था। वे इस तथ्य को छिपा सकते थे कि म्यूटेंट मौजूद हैं, लेकिन वे खुद म्यूटेंट को नहीं छिपा सकते थे। और जिस क्षण म्यूटेंट ने कार्रवाई की, लोगों को पता चला कि ऐसी चीजें हो रही थीं जो पूरी तरह से अप्राकृतिक थीं। और ऐसा नहीं था कि म्यूटेंट केवल अंधेरे में ही लड़ते थे, बल्कि कभी कभी वे सार्वजनिक क्षेत्र में भी लड़ते थे, हालांकि ऐसे क्षेत्र में नहीं जहां पूरी तरह से लोग रहते हों। केंद्रीय प्रांत के भीतर सभी सेनाएं सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं थीं। वे भाड़े के सैनिक समूह भी केंद्रीय प्रांत के भीतर थे, भले ही वे उनके मुख्यालय नहीं थे। आपकी अगली यात्रा साम्राज्य में आपका इंतजार कर रही है। ब्लैक मर्सेनरी ग्रुप जैसे भाड़े के सैनिकों के समूह में स्पष्ट रूप से कई म्यूटेंट थे, और वे एक छोटी सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करते थे। इसलिए वे कभी कभी कार्रवाई करते थे और सरकार का हिस्सा रहे म्यूटेंट द्वारा रोक दिए जाते थे। ऐसी स्थिति में कभी भी कहीं भी झगड़ा हो सकता था। ऐसे में लोगों को इसके बारे में पता चलना लाजिमी था। इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए, जैसे ही शहर के नेता को घटना की जानकारी मिली, उसे तुरंत समझ आ गया कि म्यूटेंट किसी तरह उसके शहर में आ गए हैं। दक्षिणी प्रांत मध्य प्रांत से काफी दूर था, और शहर के नेता के अनुसार उनका मानना था कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो म्यूटेंटों का ध्यान आकर्षित कर सके। लेकिन चूंकि वे यहाँ आए थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे किसी लक्ष्य के साथ आए थे। उन्होंने तुरंत ही अपने से ऊपर के नेता, प्रांत के नेता को सूचित करने का निर्णय लिया। उसे यह सुनिश्चित करना था कि यह जानकारी सरकार को पता चले, ताकि वे म्यूटेंट को भेजकर जांच करें कि यहाँ क्या हो रहा है। वह म्यूटेंट को रेजी शहर के बहुत करीब रहने की अनुमति नहीं दे सकता था। वे शहर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते थे, जो कि एक नेता के रूप में वह नहीं चाहता था। इसलिए अगर किसी म्यूटेंट को जांच के लिए भेजा जाता और पाया जाता कि म्यूटेंट अभी भी आसपास हैं, तो वे उनसे निपटने में सक्षम होंगे। फिर भी शहर के नेता ने सोचा कि शायद विशेष इकाई भी इसमें शामिल हो सकती है। शायद उन्हें पता हो कि म्यूटेंट कौन थे। ये सोचकर शहर के नेता ने प्रांत के नेता को भी इस बारे में सूचित किया। पूरे सप्ताह के दौरान कृष केवल यही कर रहा था कि वह एआई द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सूचनाओं को खंगाल रहा था,
तथा अधिक कौशल हासिल करने का प्रयास कर रहा था। वह जो कौशल सीख रहा था उनमें से कुछ को वह बिल्कुल बेकार मानता था। फिलहाल पिछले हफ्ते वह सिर्फ कला और पेंटिंग पर ध्यान दे रहा था। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र था और इसमें स्पष्ट रूप से बहुत सारी जानकारी और ज्ञान था। इसलिए महारत हासिल करने के बावजूद क्रिश को सब कुछ समझने में काफ़ी समय लगा। यह अच्छी बात थी कि उसके सुधार के साथ, खासकर जब उसने जागृति की गोली ली थी, उसकी दिमागी क्षमता बढ़ गई थी। इसलिए वह सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद चीज़ों को आसानी से याद करने में सक्षम था। क्रिश को यकीन नहीं था कि उसके पास वर्तमान में फोटोग्राफिक मेमोरी है या नहीं, लेकिन कम से कम उसे विश्वास था कि अगर नहीं भी है तो भी ये बहुत करीब है। दूसरी ओर, जिस दिन वह म्यूटेंट से निपटने के बाद जंगल से बाहर निकला था, उसी दिन उसे सिस्टम से पुरस्कार मिले थे। लेकिन आज तक उसने कभी उनका उपयोग करने की कोशिश नहीं की थी। उस दिन जब वह 5 सितारा होटल में हुई चर्चा के बाद जीवन को वापस ले गया तो उसे सिस्टम से एक संकेत मिला, लेकिन ये गणना की गई थी। आपको 2 प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्ड और एक उन्नति गोली मिलती है। प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्ड, इसका उपयोग किसी वस्तु की प्रौद्योगिकी को 50 से 100 वर्ष तक बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उन्नति गोली, इसका उपयोग उत्परिवर्ती की आनुवंशिक क्षमताओं के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इससे क्रिश को विश्वास हो गया कि हर बार जब वह जीवन को बचाएगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, उसे पुरस्कार मिलेगा। पिछली बार उसे केवल जागृति की गोली और उन्नत स्तर के युद्ध कौशल प्राप्त हुए थे, और इस बार उसे 2 चीज़ें भी मिली थीं। बस इस बार उसे लगा कि जो इनाम मिला है वो काफ़ी अच्छा है। उसे 2 तकनीकी अपग्रेड कार्ड मिले थे जिन्हें 2 आइटम माना जाना चाहिए था, लेकिन क्रिश ने उन्हें एक ही आइटम के रूप में लिया। आखिरकार उनका काम एक ही था। जहां तक इस बात का सवाल है कि एक पूरे सप्ताह के बाद भी क्रिश ने अपने प्राप्त पुरस्कारों का उपयोग क्यों नहीं किया था, तो इसका कारण केवल ये था कि वह अभी भी यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि उसे उन पुरस्कारों का उपयोग किस काम में करना चाहिए। प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्ड का उपयोग किसी भी वस्तु पर किया जा सकता है, चाहे वह टेबल ही क्यों न हो। उसे भविष्य की टेबल में बदल दिया जाएगा जिसके अलग अलग कार्य होंगे, और अगर इसका इस्तेमाल मिट्टी जैसी किसी चीज़ पर किया जाता तो संभावना थी कि इसे इस तरह से सुधारा जा सकता था कि यह तेज़ गति से विकास की योजनाओं का समर्थन करने में सक्षम हो सके। खैर, ये सिर्फ एक अनुमान था जो क्रिश ने लगाया था, लेकिन किसी भी मामले में यह बिल्कुल स्पष्ट था कि प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्ड का उपयोग किसी भी वस्तु पर किया जा सकता है। बस क्रिश को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसे कार्ड का उपयोग किस वस्तु पर करना चाहिए। इस दौरान वह शायद इसे खरीदकर कुछ हासिल करने के बारे में सोच रहा था, कुछ ऐसा जिसका इस्तेमाल अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा सके। फिर वह उस विशेष वस्तु पर मौजूद सभी 2 कार्डों का इस्तेमाल दूसरे आयाम में स्तर को बेहतर बनाने के लिए करेगा। प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्ड का उपयोग उस वस्तु पर किया जा सकता था जिसे पहले ही अपग्रेड किया जा चुका था। ऐसा नहीं था कि कार्ड केवल वस्तु के स्तर को वर्तमान से 100 वर्ष तक बढ़ा सकता था, बल्कि इसके बजाय कार्ड के उपयोग के समय प्रौद्योगिकी के स्तर से अधिकतम 100 वर्ष की वृद्धि की जा सकती थी। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने अपीयरेंस शिफ्टिंग घड़ी पर प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्ड का इस्तेमाल किया तो इसमें भी 50 से 100 साल की सीमा में सुधार होगा, और अगर उन्होंने इसे फिर से इस्तेमाल किया तो अपीयरेंस शिफ्टिंग घड़ी का बेहतर संस्करण भी 50 से 100 साल तक बेहतर हो जाएगा। ये कितना जादुई था कि यह रूप परिवर्तन हुआ। बस क्रिश ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि उन्हें किस पर इस्तेमाल करना है। ये देखते हुए कि सिस्टम प्राप्त करने के बाद से ये केवल दूसरी बार था जब उसे प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्ड प्राप्त हुआ था, क्रिश कार्ड को बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे नहीं पता था कि उसे कार्ड फिर कब मिलेंगे। जहां तक उन्नति की गोली का सवाल है, वह स्पष्ट रूप से उनका उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसे कभी कभी शहर के भीतर जीवन के साथ जाना पड़ता था। वैसे भी वह अभी भी एक अंगरक्षक था। भले ही जीवन को शहर से बाहर नहीं जाना पड़े, क्रिश को शहर के भीतर उसके साथ रहना होगा जब तक कि वह अपने घर वापस नहीं चला जाता। और ये देखते हुए कि जीवन के जाने का कोई निर्धारित समय नहीं था, क्योंकि कभी कभी वह रात में ही निकल जाता था, क्रिश ने उन्नति की गोली का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। उसे नहीं पता था कि एडवांसमेंट पिल लेने से क्या क्या असर होंगे। साथ ही उसे ये भी नहीं पता था कि पिल को पूरी तरह से इस्तेमाल करने में उसे कितना समय लगेगा। जहां तक सिस्टम से पूछने की बात है तो ये पूरी तरह से बेकार था। सिस्टम उसे वह जवाब नहीं दे सकता था जो वह चाहता था। स्पष्ट रूप से सिस्टम उसे वह सटीक समय सीमा नहीं देना चाहता था जो गोली पूरी तरह से लेने और उसके असर होने तक आवश्यक थी। लेकिन इस खास दिन पर ऐसा लग रहा था कि जीवन अपने परिवार के साथ मीटिंग कर रहा था। यह एक ऐसा आयोजन था जो पूरे रॉबर्ट परिवार में हर साल के पहले महीने में किया जाता था, और यही वह समय था जब क्रिश को गोली लेने का मौका मिला।
अध्याय 369 उन्नति। हमेशा की तरह गोली लेने से पहले कृष्ण ने जरूरी तैयारियां कर लीं। वैसे भी तैयारियों के लिए किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं थी। उसे बस बाथरूम के अंदर जाना था, क्योंकि गोली लेने से उसके पूरे शरीर का तापमान बढ़ सकता था। कृष्ण को अभी यह नहीं पता था कि गोली लेने के बाद क्या असर होगा, लेकिन शरीर को मजबूत बनाने वाली गोली के कारण उसका तापमान हमेशा बढ़ता रहता था। जहां तक जागृति की गोली का सवाल है, इसने उसके पूरे शरीर को अंदर से जमा दिया था, जिससे उसकी त्वचा पर बर्फ जम गई थी। ये तीसरी गोली थी जो वह सिस्टम से लेने जा रहा था। अन्य गोलियों की तरह उन्हें लेने से पहले उसे नहीं पता था कि इसे लेने के बाद क्या होगा। गहरी सांस लेने के बाद कृष्ण ने तुरंत उन्नति की गोली निकाली। यह अन्य गोलियों की तरह ही छोटी थी, बस इसका रंग हल्का नीला था। गोली से कोई खुशबू नहीं आ रही थी। गंध की बात करें तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बहरहाल कृष्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ सेकंड तक देखने के बाद गोली तुरंत खा ली। गोली खाते ही उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर में सनसनी फैल गई है। कभी कभी यह गर्म होती थी तो कभी कभी बहुत ठंडी लगती थी, लेकिन फिर भी एक बात थी जो कृष्ण को महसूस हुई। वह ये कि जिस क्षण उसने गोली ली, उसे लगा कि उसके शरीर में किसी तरह की आरामदायक अनुभूति हो रही है। उसने महसूस किया कि इस समय उसका मन पूरी तरह से शांत था और वे सभी समस्याएं और चीजें जिनके बारे में वह सोच रहा था, अचानक गायब हो गईं। यह अनुभूति काफी देर तक रही, फिर अचानक इसकी जगह चुभने वाला दर्द आ गया। लेकिन ये दर्द सिर्फ कुछ माइक्रोसेकंड तक ही रहा और फिर अचानक गायब हो गया, जिससे कृष्ण को शक हुआ कि ये दर्द वाकई में है भी या नहीं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था, लेकिन कृष्ण ने वास्तव में उस दर्द को महसूस किया था, जिससे वह थोड़ा सा सिहर गया था। कृष्ण के लिए यह विश्वास करना असंभव था कि उसने दर्द महसूस नहीं किया था। ये सिर्फ इतना था कि दर्द आया और चला गया, जैसे कि वह पहले से ही मौजूद नहीं था। जिस क्षण दर्द गायब हुआ, कृष्ण को लगा कि उसका शरीर वैसा ही हो गया है जैसा गोली लेने से पहले था। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ भी नहीं सहा था, जिससे कृष्ण को थोड़ी हैरानी हुई। आखिरकार अब तक उसने जितनी भी गोलियां खाई थीं, उनमें से ये सबसे अच्छी गोली थी। कम से कम यह एक ऐसी गोली थी जिससे उसे ज्यादा समय तक न तो ज्यादा तापमान का अनुभव हुआ और न ही कम तापमान का। इसके अलावा इसमें बस थोड़ा समय लगा था, लगभग 5 मिनट। अगर कृष्ण को पता होता कि ऐसा होने वाला है, तो वह बहुत पहले ही गोली ले लेता। आखिरकार अगर वह गोली लेता तो वह और भी मजबूत हो जाता। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह वर्तमान में म्यूटेंट द्वारा लक्षित किया जा रहा था, ये स्पष्ट था कि उसके परिवार से जुड़ी 2 ताकतें कार्रवाई कर रही थीं। उसे यकीन नहीं था कि यह कौन सी ताकत थी, या क्या ये दोनों थी, लेकिन फिर भी ये निश्चित रूप से कुछ अच्छा नहीं था। वह जितना अधिक समय तक कमजोर रहेगा, उसके मरने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। वह वास्तव में दोनों बलों की वास्तविक ताकत के बारे में निश्चित नहीं था, जिससे उसके लिए अपने वर्तमान स्तर का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया। अब तक वह 4 म्यूटेंट से मिल चुका था, जिनमें से 3 से वह पहले भी निपट चुका था, और शौर्य। जहां तक उस व्यक्ति की बात है जिसने उस पर सबसे पहले हमला किया था, हालांकि उसके पास काफी क्षमताएं थीं, कृष्ण को संदेह था कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में म्यूटेंट था। बात बस इतनी थी कि सब कुछ इस ओर इशारा कर रहा था कि वह एक उत्परिवर्ती था, लेकिन कृष्ण को लगा कि वह बेहद कमजोर था। उन लोगों से बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती थी जो पिछले सप्ताह उस पर हमला करने आए थे। इस समय कृष्ण के सामने एक ही समस्या थी कि वह अपनी क्षमताओं का परीक्षण कहाँ करे। उसने पहले अपनी पूरी क्षमता का परीक्षण भी नहीं किया था, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका वह उपयोग कर सके। और अब इस तथ्य के अनुसार कि उसने जो उन्नति की गोली ली थी, उसका उपयोग किसी व्यक्ति की आनुवंशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया था, ये स्पष्ट था कि उसकी टेलीकिनेसिस क्षमता दूसरे स्तर तक सुधर गई थी। यह अफसोस की बात थी कि वह इसका पूरी तरह से परीक्षण नहीं कर सका। इस समय वह केवल यही कर सकता था कि कुछ छोटे छोटे परीक्षण करके देखे कि इसमें किस तरह का सुधार हो सकता है। ऐसा करने के लिए कृष्ण ने आगे बढ़कर एक ही समय में कई चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस बिंदु पर उसे एहसास हुआ कि वह मल्टीटास्क कर सकता है, जो कि कुछ ऐसा था जिसने उसे अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करके एक ही समय में विभिन्न चीजों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया। इससे पहले भी वह ये कोशिश कर चुका था और उसे पता चला कि वह केवल 100 वस्तुओं को ही नियंत्रित कर सकता है। ये संख्या वास्तव में वस्तुओं के आकार और वजन के आधार पर अलग अलग होती थी, लेकिन अगर वह एक ही आकार और वजन की वस्तुओं को ले तो ऐसा लगता था कि अधिकतम संख्या लगभग 100 वस्तुओं की थी। बस यह अधिकतम संख्या केवल 5 किलो वजन वाली वस्तुओं पर लागू थी, लेकिन निश्चित रूप से 500 किलोग्राम वह अधिकतम वजन नहीं था जिसे वह सुधार से पहले अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करके उठा सकता था। वह एक कार उठा सकता था जिसका वजन 1.5 टन से अधिक था, बिना किसी समस्या के।
एम्पायर से विशेष अध्यायों का आनंद ले। इस बार जब कृष्ण ने कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह एक ही समय में 500 से ज्यादा वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन इस परीक्षण को अंजाम देने के लिए कृष्ण को विला और शहर से बाहर जाना पड़ा। जंगल के अंदर उसे कई ऐसी चीजें मिल जाती थी जिनका वह इस्तेमाल कर सकता था, बस वह उनका वजन ठीक से नहीं माप पाता था और सिर्फ अनुमान ही लगा पाता था। उनके अनुमान के अनुसार यदि वह 5 किलोग्राम वजन वाली वस्तुओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते तो अधिकतम संख्या 500 होती। यदि वह वजन कम करते तो अधिक वस्तुओं को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन यदि वे वजन बढ़ाते तो संख्या भी कम हो जाती। इससे कृष्ण ने अनुमान लगाया कि उन्नति की गोली लेने के बाद उसकी दूरगति क्षमता में कम से कम 5 गुना सुधार हुआ था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक है, उसे और परीक्षण करने की आवश्यकता होगी, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता था जो वह फिलहाल कर सकता था। वह लंबे समय तक शहर से बाहर नहीं रह सकता था क्योंकि वह अभी भी एक अंगरक्षक था। और इसके अलावा ये भी तथ्य था कि वर्तमान में उसके लिए शहर से बाहर रहना काफी खतरनाक था। शहर के चारों ओर म्यूटेंट की उपस्थिति के साथ एआई के उपयोग से कृष्ण ने पहले से ही चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। ऐसा प्रतीत होता है कि शहर के नेता ने हाल ही में प्रांत के नेता से बातचीत की थी तथा कई म्यूटेंट पहले ही भेजे जा चुके थे। फिलहाल कृष्ण जो कुछ कर रहा था उससे कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन अगर वह वाकई पूरी ताकत से कोशिश करता तो ये कुछ ऐसा था जो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देता, जो जाहिर तौर पर भेजे गए म्यूटेंट या म्यूटेंटों का ध्यान आकर्षित करता। फिलहाल कृष्ण को सिर्फ जीवन ही जानता था कि वह म्यूटेंट है। कृष्ण किसी भी कीमत पर किसी को यह नहीं बताना चाहता था कि वह म्यूटेंट है। उसे मारने की कोशिश करने वाले पहले व्यक्ति ने जो पहले बताया था उसके अनुसार म्यूटेंट होने से परे भी एक स्तर है। इसलिए कृष्ण को अपनी वर्तमान क्षमताओं के बारे में निश्चित न होने के बावजूद उसने अन्य म्यूटेंट को आंख मूंद कर अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह कुछ ऐसा करता जिससे सरकार का ध्यान आकर्षित होता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि सरकार उसके पक्ष में होगी। इस बात की संभावना थी कि वे उसे प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करें या कई नियमों का उपयोग करके उसे बांधने की कोशिश करें। वर्तमान में कृष्ण को पहले से ही समझ में आ गया था कि म्यूटेंट को वर्तमान में केवल केंद्रीय प्रांत के भीतर ही रहने की अनुमति है। दक्षिणी प्रांत में उसकी उपस्थिति के साथ ये स्पष्ट रूप से उन नियमों के विरुद्ध था जो निर्धारित किए गए थे, भले ही वे लिखित नहीं थे। ऐसे में ये देखते हुए कि वर्तमान में कृष्ण जीवन का अंगरक्षक था, अगर उसे मध्य प्रांत में जाने को कहा गया तो मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। मध्य प्रांत में जाने से उसे यहाँ अंगरक्षक की नौकरी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन उसने यहाँ 1 महीना भी पूरा नहीं किया था और क्लाइंट बदलने के लिए उसे 3 महीने की जरूरत थी। अगर वह चला जाता तो वह बॉडीगार्ड के तौर पर अपनी ड्यूटी छोड़ देता और इस बात की संभावना थी कि वह सिस्टम से बाहर हो जाए। ये सोचकर कृष्ण उस इलाके में नहीं रुका और तुरंत वहां से चला गया। वह शहर से बाहर कार से नहीं आया था, बल्कि वह बस वहां से भाग निकला था। इसलिए वह तुरंत शहर की ओर भागा। उसे अपने घर वापस जाना था और यह सुनिश्चित करना था कि जीवन जल्द ही वहां से जाने वाला है या नहीं। कृष्ण को वहां से निकले हुए अभी 1 मिनट ही हुआ था कि अचानक 4 लोगों का एक समूह वहां आ पहुंचा। उनमें से हर एक ने अपने चेहरे के निचले हिस्से को ढकने के लिए काला मास्क पहना हुआ था। यहाँ कोई नहीं है, लेकिन इससे हम ये गारंटी दे सकते हैं कि इस शहर में कोई म्यूटेंट जरूर है। आप सभी सावधान रहें, हम म्यूटेंट को यहाँ रहने की अनुमति नहीं दे सकते, उनमें से एक ने अचानक कहा जब उसने अपने हाथ में पकड़े हुए डिवाइस पर नजर डाली जो एक स्मार्टफोन के आकार का था। फिर उसने अपने साथ आए अन्य 3 लोगों की ओर देखा। अध्याय 370 अटकलिम। बाकी तीनों ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वे चारों ओर देखने लगे और उन्हें लगा कि चीजें कैसी हैं। वे बता सकते थे कि कोई यहाँ है, यहाँ तक कि उनके पास मौजूद उपकरणों को देखे बिना भी। उनके पास जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल म्यूटेंट की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किया जाता था। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे काफी समय पहले ही पेश किया गया था, बस इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ था। आखिरकार ज्यादातर म्यूटेंट केंद्रीय प्रांत से बाहर निकलकर दूसरे प्रांतों में जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जो लोग वाकई ऐसा करने की हिम्मत करते थे उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ते थे, जिनमें से ज्यादातर मामलों में मौत ही होती थी। इस डिवाइस का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी क्षमता का इस्तेमाल करेगा उसका पता चल जाएगा। फिर डिवाइस पर एक नक्शा दिखाई देगा और स्थान की ओर इशारा किया जाएगा। बात बस इतनी थी कि यह उपकरण उत्परिवर्ती की गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम नहीं था जब तक कि वे वर्तमान में अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हों। इसका तात्पर्य यह था कि यदि वे लोग जिनके पास यह उपकरण था काफी दूर हों और उत्परिवर्ती अपनी क्षमता का उपयोग करना बंद कर दें
तथा किसी अन्य स्थान पर चले जाएं, तो जब वे वहां पहुंचेंगे तो वे उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। वे सिर्फ यही कर सकते थे कि वे कोई सुराग ढूंढें जो ये बता सके कि वे किस दिशा में गए थे। सीधे शब्दों में कहें तो इस समय वे सिर्फ किस्मत और आश्चर्य पर निर्भर थे। वे इस तरह से चलते थे कि कोई भी यह नहीं जान पाता था कि वे किस समय किसी क्षेत्र में हैं। इस कारण से वे म्यूटेंट को आसानी से पकड़ लेते थे, बिना म्यूटेंट को इसकी उम्मीद किए। जब चारों लोगों ने इधर उधर देखा तो उन्हें कई बिखरी हुई 3 शाखाएं दिखाई दी जो काफी बड़ी थीं। उन्हें पता चल गया कि वे कई टुकड़ों में बंट गई थीं और उन्हें देखकर ही पता चल गया कि वे लगभग एक ही अनुपात में बंटी हुई थीं। मुझे नहीं पता कि वे क्या कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वे अभ्यास कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि यह कोई म्यूटेंट था जो अचानक प्रकट हुआ था? उनमें से एक ने पूछा। आवाज से पता चलता था कि यह एक महिला थी। यह एक संभावना है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। आखिर कितने म्यूटेंट हैं? और इस समय म्यूटेंट बनाने की क्या संभावना है? तब से लेकर अब तक ये शोध कभी सफल नहीं हुआ है और पिछले कुछ सालों में किसी ने भी सफलता की रिपोर्ट नहीं की है। ऐसी संभावना है कि भाड़े के सैनिक म्यूटेंट बनाने में कामयाब हो गए हों, लेकिन मुझे संदेह है कि वे सफल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी उस प्रयोगशाला को कभी नहीं खोज पाया। उस प्रयोगशाला में हर वह जानकारी मौजूद है जिसकी जरूरत है। मुझे नहीं पता कि उन 2 वैज्ञानिकों ने इसे कैसे छिपाया, लेकिन सरकार भी इसे हासिल नहीं कर पाए। उन 2 वैज्ञानिकों के आंकड़ों के बिना मुझे सचमुच संदेह है कि क्या कोई भी निकट भविष्य में उनके द्वारा किए गए कार्य को दोहराने में सक्षम हो पाएगा। ये सचमुच दुख की बात है कि वे मर गए, फिर भी उन्होंने हमें बचा लिया। सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया। बाकी लोगों ने भी यही सोचा। उन्हें पता था कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें पूरा करना है, और उन्हें यह भी पता था कि ऐसा सिर्फ सरकार ही नहीं कर रही है। हाँ, वे सरकार का हिस्सा थे, लेकिन वे छिपकर काम करते थे। उन्हें उन दुष्ट म्यूटेंट से निपटना था जिन्होंने सरकार के अलावा अन्य ताकतों में शामिल होने का फैसला किया था। जाहिर है, सरकार की सामान्य सेना म्यूटेंट को काबू में नहीं कर सकती थी। ऐसा केवल म्यूटेंट ही कर सकते थे। इसलिए जाहिर है उनके पास भी काफ़ी जानकारी थी। उन्हें समझ में आ गया कि सरकार के अलावा ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप जैसी ताकतें भी अपना शोध कर रही हैं। बस ये पता नहीं चल पाया कि वे कहाँ शोध कर रहे हैं। अन्यथा अब तक उस जगह का भंडाफोड़ हो चुका होता। सरकार ऐसी किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं दे सकती जो देश के भीतर अस्थिरता पैदा करे। इसलिए जाहिर है अगर उन्हें पता चला कि ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप शोध के लिए कहाँ जा रहा है तो वे उन्हें तुरंत खत्म कर देंगे। फिलहाल उन्हें इस बात की जानकारी मिलने के बाद भेजा गया था कि इस क्षेत्र में म्यूटेंट की गतिविधियां हैं। शव पहले ही बरामद किए जा चुके थे और पुष्टि भी हो चुकी थी कि वे म्यूटेंट के थे। बस इतना था कि कोई नहीं बता सकता था कि कितने म्यूटेंट थे। जहां तक उन्हें मिली जानकारी का सवाल है कि ये म्यूटेंट एक दूसरे से लड़ते हैं और अंत में मर जाते हैं, उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। म्यूटेंट के रूप में वे खुद समझते थे कि म्यूटेंट को मारना इतना आसान नहीं था, और खुली लड़ाई में सभी म्यूटेंट का मरना असंभव था। और मरने वाले म्यूटेंट के शरीर पर घावों को देखकर कम से कम 2 म्यूटेंट के शरीर पर यह स्पष्ट था कि उन पर एक ही तरह से हमला किया गया था। इससे संकेत मिलता है कि उन दोनों से उच्च स्तर का कोई म्यूटेंट था जिसने उन्हें मारा था। जहां तक आखिरी म्यूटेंट की बात है, उनका मानना है कि वहां एक म्यूटेंट था जिसकी टेलीकाइनेटिक क्षमता अधिक थी, जिसके कारण दूसरे म्यूटेंट की मौत हो गई। अब तक उनका मानना है कि उस क्षेत्र में कम से कम 2 म्यूटेंट थे। बस 1 हफ्ते की खोज के बाद भी उन्हें म्यूटेंट की कोई गतिविधि नहीं मिली थी। हाल ही में उन्हें अचानक आनुवंशिक क्षमताओं में उतार चढ़ाव का पता चला, जिस पर वे अचानक ही दौड़ पड़े। लेकिन यहाँ जो कुछ वे देख रहे थे वह उन्हें ये बताने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ एक और उत्परिवर्ती मौजूद है जिससे 3 उत्परिवर्ती होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। वे खुद भी इस बात को लेकर थोड़े भ्रमित थे कि आखिर यहाँ सभी म्यूटेंट को किस चीज़ ने आकर्षित किया होगा। उन्होंने पहले ही ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की थी जो म्यूटेंट को यहाँ आकर्षित कर सकती थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, चलो चलते हैं। हम खोज जारी रखेंगे। ये प्रक्रिया पूरे 1 महीने तक जारी रहेगी। जब तक हमें पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता कि यहाँ कोई म्यूटेंट नहीं है, हम जल्दी से यहाँ से नहीं जाएंगे। आदमी बोला। इसके तुरंत बाद चारों का समूह जंगल में आगे बढ़ता रहा तथा रेजी शहर के आसपास के क्षेत्रों में किसी भी उत्परिवर्ती के निशान खोजने की कोशिश करता रहा। जाहिर है क्रिश को नहीं पता था कि उसके जाने के बाद क्या हुआ था। बात बस इतनी थी कि जब वह विला में वापस आया तो अचानक उसका फोन बज उठा। जहां तक कॉल करने वाले की बात है, वह कोई और नहीं बल्कि जीवन था। क्रिश को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि जीवन इस समय क्या करना चाहता है।
आखिरकार भले ही जीवन स्पेशल यूनिट का हिस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि स्पेशल यूनिट लगातार काम करती थी। इसके बजाय ये वास्तव में शायद ही कभी काम करती थी, ये देखते हुए कि भाड़े के सैनिक इतने मूर्ख नहीं थे कि स्पेशल यूनिट को तब तक भड़काएं जब तक कि कोई फायदा न हो। जीवन को ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह द्वारा निशाना बनाए जाने के बावजूद वह भाड़े का सैनिक समूह स्पष्ट रूप से लापरवाही से काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं था कि जीवन ने पूरे भाड़े के सैनिकों को उकसाया था, बल्कि वह भाड़े के सैनिकों के समूह का सिर्फ दूसरा कमांडर था। कृष ने इस बात पर सवाल नहीं उठाया कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है। अगर जीवन कहीं जाना चाहता था तो कृष को उसके साथ जाना ही पड़ता, क्योंकि वह उसका अंगरक्षक था। वह तुरंत एक और कार में बैठ गया जो उसने खरीदी थी। यह एक और BMW 7 सीरीज थी, जो बिल्कुल भी महंगी नहीं थी। कृष उस रेस्तरां की ओर चला गया जो उसके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित था। जीवन ने उसे बताया था कि वह इस समय यहीं है। हालांकि कृष इस बात से खुश नहीं था, लेकिन ये देखते हुए कि जीवन ने उसे परिवार के घर से निकलने से पहले सूचित नहीं किया था, उसने फिर भी वहां जल्दी जाने का फैसला किया। एम्पायर पर और अधिक जानकारी के लिए पढ़ें। फिलहाल वे शहर के अंदर थे, जहां शायद ही भाड़े के सैनिक कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाल ही में हुई घटना जिसमें एक व्यापारी का अपहरण कर लिया गया और उसे उसके खिलाफ चारा के तौर पर इस्तेमाल किया गया, इसका एक उदाहरण है जो दर्शाता है कि शहर भी सुरक्षित नहीं है। कुछ मिनट बाद कृष रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचा। कार पार्क करने के बाद वह रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, जहां उसने पाया कि जीवन उसका इंतजार कर रहा था। अरे, तुम कहीं नहीं जाते? ऐसा लगता है जैसे तुम हमेशा शहर में ही रहते हो, जहां जब भी मुझे कहीं जाना होगा, मैं जैसे ही फोन करूंगा, तुम बस कुछ ही मिनटों में यहां आ जाओगे। जीवन ने मुस्कुराते हुए कृष की ओर देखते हुए पूछा। मैं अभी ड्यूटी पर हूं, इसलिए मैं आसानी से कहीं नहीं जा सकता। मुझे किसी भी स्थिति में पास ही रहना होगा, कृष ने जवाब दिया। वह जहां रह रहा था वह रॉबर्ट परिवार के निवास से ज्यादा दूर नहीं था, जिससे कृष की कही बात सही साबित हुई। ये सुनकर जीवन की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं, लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि यह बात वाकई सही है। बस इतना था कि कृष के म्यूटेंट होने के बारे में जानने के बाद उसे यह बात अजीब लगी। आखिरकार हाल ही में इस तथ्य के कारण कि शहर के चारों ओर कई म्यूटेंट दिखाई दिए थे, जीवन ने म्यूटेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने परिवार के प्रभाव का उपयोग करने का फैसला किया था। भले ही उसे उतनी जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन म्यूटेंट की स्थिति के बारे में बताने में सक्षम होने के लिए यह पर्याप्त था। उसके लिए एक उत्परिवर्ती द्वारा संरक्षित होना बहुत सम्मान की बात थी। और अब तक अगर कृष वास्तव में उसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था तो वह पहले ही ऐसा कर चुका होता। आओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं, जीवन ने कहा। हालांकि कृष म्यूटेंट था, फिर भी जीवन ने उसके साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया।